मेघना जी को फिर से एक बार हमें मिलेट्स के ऊपर के व्यंजन और मिलेट्स वो मार्केट से कहाँ से लाते हैं, किस रूप में, किस उनकी क्या प्राइस है, किसानों के पास से लाते हैं, ये सब कुछ हम उनसे वार्तालाप करेंगे। कहाँ-कहाँ कौन-सा मिलेट्स अ, उपयुक्त है, कौन से गाँव में। तो फिर हमारे भी योगाहार मंच से अगर कोई किसान मिलेट्स उगाते हैं, तो भी हम सभी उनसे संपर्क करेंगे और जहाँ कहीं कौन-सा मिलेट्स होगा, तो उनमें से हम योगाहार मंच के सभी सदस्य ऑनलाइन हम ले सकते हैं, देवान-घेवान हो सकती है हमारी। तो इसी प्रकार की वार्ता आगे हमारे अ, आदरणीय मेघना जी करेंगे और वो हमें मिलेट्स के व्यंजन भी बताएँगे और ये बड़ी वार्ता उनसे हो जाए तो मैं आदरणीय मेघना जी को इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, मेघना जी, ओम। मेघना जी आप का माइक ऑन करिए। कर दिया। आज जी। मोबाइल के थ्रू जुड़ी हूँ मैं आपसे। जी, जी, जी। स्वागत है जी, आपका योगाहार जी, मंच पर। धन्यवाद। जी, जी रंजना जी, पिछली बार हमने जो बात की थी मिलेट्स के ऊपर, उसी को आगे ले जाते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि काफी लोग हैं जिन्हें मिलेट्स खाना है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें ये मिल नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, एक्चुअली मेट्रो सिटीज में अगर बहुत बड़े शहरों में आप बोलें, तो आजकल उनके जो बड़े-बड़े स्टोर्स हैं वहां पर सब दूर अब मिलने लगे हैं। हालांकि ये है कि बहुत ज्यादा महंगे हैं, पर मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक टीयर 2 सिटीज में भी अब थोड़े मिलने लगे, लेकिन उससे छोटी जगह पर या तो कोई कई जगह ऐसी है जहां पर इन्हें काफी टाइम से खाया जा रहा है, आज भी ट्रेडिशन है इन्हें खाने का, तो वहां तो इजीली अवेलेबल है और मतलब बहुत कम प्राइस में है जहां पर ट्रेडिशनली खाते हैं वहां पर। लेकिन जहां पर ट्रेडिशनली नहीं खाया जाता है और नया अभी अपनाया जा रहा है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि अभी ये नया है और लोग खा नहीं रहे। अगर लोग खाएंगे, डिमांड होगी इसकी, तो हर जगह मिलने लगेगा ये। आप प्लीज कुछ क्वेश्चन पूछिए ना, तो मुझे भी अच्छा रहेगा बताने में। जी, पहले थोड़ा-सा आप मिलेट्स के बारे में बताइए। मिलेट्स के बारे में हमारे पवन सर भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा कौन-सी मिलेट्स का कितने उपयुक्त है हमारे लिए, आहार में कौन-सा लेना है, ये थोड़ी-सी जानकारी पहले दीजिए, जी, थोड़ा तो जी, फिर बाद और में इनके चर्चा इनके करेंगे। व्यंजन क्या क्या बन सकते हैं, व्यंजन जो अपन शादी में बना जी, सकते हैं, ऐसे कोई व्यंजन बन सकते हैं? वो जी। भी जी, वो भी जी, बताएँ। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, एक्चुअली व्यंजन तो जो गेहूं और चावल से बनते हैं, मोस्टली गेहूं से जितने भी व्यंजन बनते हैं ना, वो सारा हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, प्रोसो, जितने भी जई, जौ वगैरह है, तो इस तरह के जितने भी मोटे अनाज हैं, उनके साथ बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा अ, या तो उनमें कभी, क्योंकि उनमें बाइंडिंग नहीं होती है गेहूं की तरह ना, तो या तो थोड़ा सा कुछ दाल या बेसन वगैरह साथ में ऐड करना पड़ता है, या फिर बहुत गर्म पानी के साथ अगर इन्हें बनाया जाए, या आलू या इस तरह से कोई भी चिकनी चीज मिलाकर बनाई जाए, तो व्यंजन बन जाते हैं। और जो चीजें हम चावल से बनाते हैं वो जनरली ज्वार, बाजरा, मक्का से उतना इजीली नहीं बनती, उतनी अच्छी। तो वो सारी चीजें हमारा जो छोटे अनाज है, कोदो, कुटकी, कंगनी, सांवा वगैरह, झंगोरा भी बोलते हैं नॉर्थ में इसको। तो ये वाली सारी चीजें जो है, इनफैक्ट जो चीजें गेहूं और चावल इन दोनों से बनाई जा सकती है, वो इन छोटे अनाजों से बनाई जा सकती है। और इन्हें चावल के ऑल्टरनेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन गेहूं के ऑल्टरनेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये वर्सेटिलिटी है इन ग्रेन्स की। और दूसरी बात ये है कि
हर जगह एक रीजन वाइज रहता है। जैसे थोड़ा सा नॉर्थ साइड है या बिहार साइड है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, वहां पर बिहार है, यहाँ पे मंडुआ और झंगोरा ये फिर भी थोड़ा मिल जाता है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर कंगनी है, झंगोरा है, इस तरह के अनाज होते हैं। फिर काफी हिमालय की तलहटी से लेके काफी पूरे भारत में ही कोदो का चलन, मतलब कोदो उगता था, उगता है अभी भी। और बहुत जगह तो देखिए एज अ वीड इसे निकाल कर फेंक देते हैं लोग। उगता तो है अभी भी लोगों के खेतों में, पर लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग से वीड है तो उसे निकाल कर फेंक देते हैं। तो अक्सर हम लोगों को अभी पता ही नहीं कि एक्चुअली हमारे यहाँ ये उगाया जा सकता है और उगता है। तो और मंडुआ है वो काफी महाराष्ट्र में और साउथ में भी इसका चलन है। और ऐसे अलग अलग रीजन स्पेसिफिक है, काफी सारे ग्रेन्स हैं, जैसे बाजरा ज्यादा, मक्का बाजरा राजस्थान में होता है। फिर गुजरात में चेना होता है, कोदो होता है। तो कुटकी हम मध्य प्रदेश में होता है, कुटकी है, कंगनी है, कोदो है। तो ऐसे अलग अलग राज्य में हर जगह पूरे सारे नहीं होते हैं। और भी बहुत सारे अनाज हैं जो कि लोकली अवेलेबल है और बहुत कम जगह पर मतलब मिल सकते हैं। लेकिन इन जनरल हर प्रदेश में कई वैरायटीज मिलेट्स की उगती ही है। तो जो लोकल वैरायटीज हैं, तो लोकल लोग उन्हें काफी सालों से खा रहे हैं और अभी भी उनको आइडिया है कि इन्हें कैसे बनाना है। लेकिन दूसरे मिलेट्स के बारे में फिर जानकारी नहीं होती है हमें। तो अभी इन्हें मंगवाना हो तो जैसे ज्वार बाजरा मक्का वगैरह ये सब तो फिर भी अवेलेबल है, कहीं भी लेना हो तो थोड़ा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा मांगते हैं तो दुकानदार भी प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन थोड़ा सा कोदो कुटकी वगैरह की जानकारी कम है। और लोगों को अभी तो ये भी नहीं पता है कि हमें एक्चुअली क्या मंगवाना है और एग्जैक्टली ये दिखता कैसा है। काफी सारे वेंडर्स हैं, जैसे मुझे भी एक दो लोगों ने अप्रोच किया, उन्हें लगा कि लाइक ना वो उनका काफी बड़ा काम है और मैं उनका एडवर्टाइजमेंट कर दूं। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे इनफैक्ट भेजा भी कि आप देखिए हमारी क्वालिटी कैसी है। तो मैंने देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, मैं आपका किसी को भी बोल नहीं सकती बिकॉज आप पॉलिश्ड सेल कर रहे हैं। जो छोटे अनाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अनपॉलिश्ड, जो बिल्कुल सिर्फ छिलका निकला हुआ रहता है, उसी को यूज करें। और काफी मार्केट में जो आता है वो सॉरी पॉलिश्ड मिलेट्स आते हैं। तो पॉलिश्ड मिलेट्स ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं है कुछ भी खाने का, मिलते हैं तो हमें लेना चाहिए और खाना चाहिए। लेकिन बेस्ट तरीका उसे खाने का यही है कि हम अनपॉलिश्ड लें, मतलब सिर्फ छिलका निकला हो, उसका पॉलिशिंग ना हुआ हो। ऐसे मार्केट में पार बॉइल्ड भी आते हैं, लेकिन वो भी नहीं खाने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनपॉलिश्ड इसी को लिया जाए। और ये जो छोटे वाले मिलेट्स हैं, कोदो कुटकी कंगनी सांवा वगैरह, इन्हें सबसे बड़ा अगर किसान उगाना भी चाहे ना, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि उसे प्रोसेस करने की, कि उसका बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो उसका छिलका निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके कारण उगाने के बाद भी कई बार किसानों को प्रॉब्लम होती है कि अब इसका क्या करें। तो उसका एक, क्योंकि अब मिलेट ईयर आया है तो इसका एक, पहले तो काफी बड़ी बड़ी ही मशीन्स इसकी होती थी, लेकिन अब काफी छोटी मशीन्स भी आ गई हैं जिसमें ये अच्छे से मतलब इसको प्रोसेस किया जा सकता है। हर गांव में भी एक छोटी मशीन लगाई जा सकती है। तो जैसे 2 लाख रुपए की मशीन में या 5 लाख 6 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में, या इनफैक्ट छोटी मशीन्स जैसे 1 मशीन पर विलेज करना चाहे तो वो भी 2-2 लाख की मशीनें अच्छी आ गई हैं। तो इस तरह से पर यह है कि हाँ अभी मैंने इनफैक्ट देखा है, छत्तीसगढ़ से मैंने मंगवाया था अनाज, जहाँ पर जो आदिवासियों ने कूट पीस कर लाइक जो रखा था, लेकिन उसमें इतना ज्यादा धूल मिट्टी कचरा था कि मतलब बहुत देर तो मुझे उसको धोते धोते हो गया। और उसके बाद भी लाइक ना ऐसा लग रहा था, और जब इतना धोया कि वो पूरा सफेद ही हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना हाथ से कूटे पीसे में थोड़ा सा ये रहता है कि ट्रेडिशनली लोग करते हैं, लेकिन खुद के खाने के लिए तो लोग कर लेते हैं। इनफैक्ट
वहां पर जो हमने आदिवासियों के वहां खाया था खाना, उसमें भी बार बार बीच में कंकड़ भी आ रहे थे। तो इसलिए मुझे लगा कि हाथ से कुटे पीसे का मतलब उतना अच्छा नहीं आ पाता है। इनफैक्ट मैंने उत्तराखंड से भी मंगवाया था झंगोरा, तो उनके पास कोई छोटी सी मशीन थी, वो लोग हाथ से तो नहीं कूटते पीसते थे, पर वो इतने अच्छे क्वालिटी की मशीन नहीं थी। तो उस वो भी काफी कंकड़ वाला और यूं क्लीन था, बट फिर भी काफी कंकड़ वाला और ऐसे आया था। तो इसके लिए अच्छी मशीन यूज करना बहुत जरूरी है, वरना इतना मतलब खाने में बारीक बारीक बहुत होते हैं ना, तो उसका पत्थर वगैरह निकालने में भी बड़ी दिक्कत आती है अदरवाइज। जी। जी जी, बहुत सुंदर। मगर अब थोड़ा सा व्यंजन के बारे में बताइए, कौन से मिलेट के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं आप, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए मैं मतलब वैसे ज्वार बाजरा मक्का वगैरह के बहुत व्यंजन नहीं बनाती हूँ। मुझे लगता है रोटी बना ली इनफ हो गया, अब और क्या व्यंजन बनाऊं, क्योंकि मैक्सिमम व्यंजन मुझे ज्यादा सही और इजी लगता है जो छोटे अनाज होते हैं ना, तो मैं ज्यादातर व्यंजन उसी से बनाती हूँ। और रोटियां वगैरह ज्वार बाजरा मक्का रागी वगैरह से बना लेती हूँ। पर इसमें मतलब अगर मेरी पर्सनल चॉइस आप पूछे तो रागी की रोटी जैसे सब लोग नॉर्मली खाते हैं, बाजरे की भी नॉर्मली खाते हैं, पर दूसरे अनाजों की तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कड़वेपन पे लगता है मुझे उसका टेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे घी के साथ गुड़ वगैरह के साथ खाया जाए तो बहुत अच्छी लगती है। ऑब्वियसली ऐसे जैसे राजस्थान वगैरह में तो बाजरा बहुत ज्यादा खाया जाता है और वहाँ बाजरी थोड़ी मीठी भी होती है उनकी, पर ये जो कड़वा वाला बाजरा होता है ना, तो अगर हम अलग अलग टाइप के अनाज यूज करके चीजें बना ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा मुझे तो ज्यादा अच्छा ये लगता है कि या तो उसमें तिल वगैरह डाला हो ना, तो उससे थोड़ा सा उसका टेस्ट बैलेंस होता है बाजरे का, उसकी कड़वाहट कम होती है। इनफैक्ट रागी से तो अभी मैं बहुत अच्छे दही भी बना रही हूँ, रागी से बाजरा इन लोग चीजों से बहुत अच्छे दही भी बन रहे हैं कि कुछ नहीं, अपना उसको सिंपली या तो दही की तरह खा लिया या छाछ बना के पी लिया, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे पर्सनली रागी वगैरह बहुत अच्छा नहीं लगता है, और इन्हें मॉल्ट की तरह या शेक की तरह पी सकते हैं इसका मतलब बनाकर, या इडली वगैरह बनती है, डोसा बनता है, ये सब चीजें भी इजीली बनती है। बट मुझे और रागी के तो बहुत व्यंजन है, ज्यादातर आटे के रूप में इन्हें यूज किया जाता है। इनफैक्ट नमकीन वगैरह भी इनसे बनाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे अनाज से नमकीन वगैरह बनाए ना, उससे बेटर है कि नमकीन वगैरह ये मोटे अनाज से बनाई जाए, जैसे ज्वार बाजरा वगैरह है, बिकॉज इसमें फाइबर कम होता है छोटे अनाज की तुलना में, उसमें इनसल्यूबल फाइबर बहुत होता है। तो उसके कारण क्या होता है ना, चीजें थोड़ी कड़क बनती है। तो उससे तो आप ज्वार वगैरह की बनाएंगे, बाजरा रागी वगैरह की मक्का इन सब का, उसमें कड़कपन उतना नहीं होता है, और फिर भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिलती है हमें चीजों में। और हालांकि मैंने तो तरीके निकाले हैं, मैं बनाती भी हूँ सिखाती भी हूँ कि हम काफी सॉफ्ट बना पा रहे हैं, बट इट इज चैलेंजिंग दैट हमें मतलब हमने अपने तरीके निकाले हैं, उन्हीं से उन्हें बना पा रहे हैं। वरना बेस्ट है कि उनसे आप ऐसी छोटे अनाज से वो चीजें बनाइए जो हम थोड़ा गीला खाते हैं या गीली चीजों के साथ खाते हैं। एनीवेज फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा ड्राई खा लो ना तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी होता है। इसलिए सारी थोड़ा ऐसी चीजें जो हम गीली खाएं वो छोटे अनाज से बनाना चाहिए। जैसे रोटी भी बनाई तो विद सब्जी खाते हैं हम, है ना, जबकि मठरी बटरी हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो इसलिए ड्राई चीजें उससे कम बनाई जाए, और थोड़ा सब्जी और थोड़ा लिक्विड के साथ ही उन्हें खाया जाए तो अच्छा रहता है। और ज्वार बाजरा वगैरह में इतना ज्यादा फाइबर नहीं होता है, तो वो इजीली डाइजेस्टिबल और इजीली मतलब और उसे भिगोने का भी चक्कर नहीं रहता है। तो इसलिए नॉर्मली सारे ही मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस मुझे यही लगता है कि थोड़ा ऑब्वियसली अगर किसी को अपना कोई कंडीशन डिजीज कंडीशन रिवर्स करनी हो, तब तो फिर जो छोटे अनाज हैं उन्हीं पर रहा जाए जब तक ठीक ना हो जाए कंडीशन, तो बेटर है। अदरवाइज सारे ही मिलेट्स सीजन के हिसाब से या अपना अलग अलग खाए जाए तो पूरा भरपूर पोषण मिल जाता है प्रॉपरली।
जी जी जी, बहुत सुंदर। ये मैं मिलेट्स भी खाने से फायदा क्या होता है, इससे कौन कौन सी बीमारी दूर होती है, विशेष तौर से कौन सी बीमारी में कौन से मिलेट से ये काम आते हैं? जी जी। देखिए, वैसे तो सारे ही, हर अनाज का अपना गुण है ना। लेकिन फिर भी जैसे जो छोटे अनाज है उनको स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बीमारियां ठीक करने में यूज कर रहे हैं, कि उनको यूज करके बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो जैसे कंगनी है, तो कंगनी लंग्स, नर्व्स और जॉइंट्स, इनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए कंगनी बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे लंग्स का प्रॉब्लम है तो ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, या जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, या नी पेन वगैरह है, या नर्व्स की प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस, एल्जाइमर्स, और बेड वेटिंग होता है बच्चों में, एपिलेप्सी होता है। तो इस तरह की सारी चीजों के लिए फॉक्सटेल मिलेट बहुत अच्छा है। ब्राउन टॉप मिलेट एक जो होता है, फॉक्सटेल मतलब कंगनी, और ब्राउन टॉप भी एक तरह का कंगनी टाइप का ही अनाज है, तो उसके भी गुण काफी कंगनी जैसे होते हैं, लेकिन उसमें फाइबर कंगनी से भी ज्यादा है। और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए भी जो हरी कंगनी है वो बहुत अच्छा है। कंगनी की तरह के तो गुण है ही, साथ में ये एंटी कैंसरस भी है। फिर कोदो जो है वो अ, खून से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, एनीमिया हो गया, या पीलिया हो गया, या किसी भी तरह का बुखार वगैरह है, उसके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। अ, उसके अलावा हमारा हो गया लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट मतलब कुटकी, या सामा भी बोला जाता है इसे। तो ये जितनी भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, या हार्मोनल इश्यूज हैं, थायराइड है, इन सब चीजों के लिए, या लेडीज प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके लिए लिटिल मिलेट बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन स्लिमिंग वगैरह के लिए तो खैर ये पांचों ही बहुत अच्छे हैं, वेट लॉस के लिए, स्लिमिंग के लिए, क्योंकि दे आर वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत स्लो रिलीज है उसमें ग्लूकोज का। तो हम बहुत कम खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, भूख भी नहीं लगती है, पूरा आराम से पूरा दिन आप एक बार खा के रह सकते हैं। दिन में एक या दो बार खाया तो भी इनफ हो जाता है, और बहुत अच्छे से, बहुत कम कैलोरीज में आपका खाना हो जाता है कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। और लास्ट एक मिलेट बचा है हमारा, बार्नयार्ड मिलेट या झंगोरा। तो झंगोरा सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसको क्लीन करता है। तो लिवर, किडनी, स्प्लिन, पैनक्रियास, हार्ट, इस तरह के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उससे रिलेटेड सारे इश्यूज में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दिए हैं डॉक्टर खादरवल्ली ने, कि किस बीमारी में, क्योंकि वो बोलते हैं भाई पांचों ही मिलेट्स खाओ आप, कोई भी बीमारी है, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको कोई एक ऑर्गन ज्यादा अफेक्टेड है तो हम बाकी भी ऑर्गन्स पे काम करेंगे, पूरे बॉडी पर ही ऊपर से नीचे तक काम करेंगे। तो अगर कोई पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम है, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर ग्रेन आप ज्यादा खाइए, लेकिन बाकी की भी 4 ग्रेन्स खाना बहुत जरूरी है। और साथ में कुछ काढ़े वगैरह भी बताए हैं, मतलब आयुर्वेद या होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ भी बहुत अच्छे से फिर चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। शुगर के लिए कौन सा, शुगर के लिए? शुगर के लिए ये पांचों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप गेहूं चावल खाते हैं ना, तो आपका 20 से 25 मिनट में शुगर रिलीज हो जाता है ब्लड में। ज्वार बाजरा मक्का वगैरह खाते हैं तो 2 घंटे का टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे में ब्लड में शुगर रिलीज होता है। लेकिन ये जो पांचों मिलेट्स हैं, जब इन्हें खाते हैं तो 5 से 7 घंटे का टाइम लगता है शुगर रिलीज होने में। तो ये पांचों ही ऐसे हैं, अगर आपको पांचों ना मिले, आपको कोई एक या दो भी मिल जाए, अनपॉलिश्ड आप खाते हैं, तो उससे भी आपका शुगर खत्म हो जाएगा। हालांकि पांचों ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी मानसा साहब, ये नमन। पांचों, ये कोदो, कुटकी, कंगनी, सांभा, रागा, ये यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक कोदो, कुटकी, कंगनी, सांभा और और झिंगोरा। हरी कंगनी, हरी कंगनी, हाँ, झिंगोरा है। जंगोरा को ही सांवा बोलते हैं। एक कंगनी है, अच्छा। एक हरी कंगनी है,
फिर एक कुटकी है, एक जंगोरा है और कोदरा है। ये कंगनी क्या होता है? हम लोग को बिहार में क्या बोला जाता है कंगनी को? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, बिहार में तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी बिहार आई नहीं हूँ। और बिहार में जैसे झंगोरा उगता है और रागी होता है वहाँ उस साइड, लेकिन मैंने ये नहीं सुना है कि वहाँ कंगनी होती है। वेस्ट बंगाल में जरूर मुझे पता चला है कि वहाँ श्यामा शॉल ऐसे करके बोलते हैं, श्यामा शॉल कंगनी को। ये श्यामा शॉल तो शायद वहां भी जंगोरे को ही बोलते हैं, लेकिन वहां पर कंगनी भी होता है। और उसे भी अब मैं भी नाम भूल गई हूँ, बट वेस्ट बंगाल में होता है कंगनी। बिहार में तो मुझे कम आइडिया है कि कंगनी है। शुगर खत्म हो जाएगी का मतलब ये है कि उसके बाद में फिर नॉर्मल आ जाएगी शुगर, लेकिन केवल देखिए यही शुगर अनाज खाने से आएगी शुगर नॉर्मल। हाँ, देखिए, बिना दवाई के आपकी शुगर, मतलब ऐसा नहीं कि जब हम खाना शुरू करें तो सीधे दवाई छोड़ दें। धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा ना, तो आप धीरे धीरे मेडिसिन का डोज घटाते हुए उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हम शुगर खत्म करने के बाद फिर से गेहूं चावल खाना शुरू कर देंगे तो आपको शुगर फिर से हो जाएगी। तो हाँ, दैट इज व्हाट ऐसा आई एम नहीं, सेइंग। पर आप ज्वार बाजरा रागी ये सब खा सकते हैं। मतलब आपका कंट्रोल हो जाए उसके बाद। मिलेट यदि खाते रहेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी, और जी हाँ, मिलेट जी खाना हाँ। छोड़ेंगे तो फिर शुगर वापस अपनी लेवल पे आना शुरू हो जाएगी। तो हाँ, अपन लेकिन उसको शुगर ठीक हाँ, होना नहीं कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि यदि ये अनाज खाएंगे हम तो शुगर जो है हमारी कंट्रोल रहेगी। नहीं 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 ठीक तो नहीं, ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखिए हाँ, क्या है बताइए ना, ना सही क्या है। आपको देखिए, हमें शुगर का प्रॉब्लम इसलिए हुआ है कि हम गेहूं चावल खा रहे हैं। हम्म। आपकी शरीर को जब 35 ग्राम ग्लूकोज पर डे की जरूरत है और आप 150-200 ग्राम खाओगे, जी जी। बनाओगे, मतलब आपकी बॉडी खुद इतना रिलीज कर रही है ना, तब तो आपको शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है। अब आपने हाँ, कंट्रोल कर लिया है क्योंकि आपने अपना पूरा ब्लड शुगर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन तब तक ऐसा नहीं है, आप बाकी भी चीजें खाइए। कभी कभी आप गेहूं चावल भी उसके बाद खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। नहीं लेकिन लेकिन आप देखिए, लगातार मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हाँ, उसमें मेरा कहना ये है कि सबको तो शुगर होती नहीं, जो गेहूं चावल खाते हैं उनको सभी को शुगर तो होती नहीं है। नहीं शुगर नहीं, तो मैं आपको शुगर बताऊं, तो केवल कुछ शुगर लोगों को होती है, और वो नहीं भी नहीं, एक उम्र उम्र के बाद में आके होती है। बचपन नहीं, से तो आप हो नहीं मेरी जाती कि पूरी बात तो बच्चे ने सुनिए। गेहूं खा लिया तो उसको शुगर हो गई। तो आप मेरी शुगर तो पूरी बात हमारी सुनिए। जी। आप मेरी पूरी बात सुनिए। हमने जो अच्छा। पहले एक बार लिया था ना टॉपिक, उसमें ये मैंने सब कवर किया था। एक्चुअली हम्म। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, लोगों को लगता है ये नमक से हो रहा है, लेकिन उसका भी कारण शुगर है। कैंसर हो रहा है, उसका भी कारण शुगर है। अगर आपको कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा है, वो भी शुगर के कारण हो रहा है। सारे मैक्सिमम चीजें जो है, या तो वो शुगर जी। के कारण होती है या शुगर के कारण। और देखिए, जेनेटिकली जिसका डिस्पोजेबल जैसा होगा ना, जैसे हो हम्म। सकता है आपको डॉक्टर बोले हार्ट प्रॉब्लम हुआ है और जी। शुगर नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन कहीं हम्म। ना कहीं वो प्रॉब्लम भी आपको शुगर के कारण हुआ है। तो अच्छा। आपका जो जेनेटिकल डिस्पोजिशन है, वो जी हाँ। उस नाम से आपके बॉडी में दिखेगी। हम्म। जरूरी नहीं है कि डायबिटीज के ही नाम पर दिखे, वो कोई भी दूसरे नाम से भी दिख सकती है। अब किडनी जी। प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हर चीज के बहुत सारे रीजंस होते हैं। शुगर अकेला रीजन नहीं होता है, लेकिन हम्म। साथ में शुगर भी बहुत बड़ा रीजन होता है। हम्म। ऐसा, तो उसे तो कंट्रोल करना ही होता है हमें। कोई भी आप बीमारी को ठीक करना चाहेंगे तो शुगर कंट्रोल आपको हर चीज दूसरी चीजों के साथ वो भी करना पड़ेगा। हम्म। इनको खाएं कैसे, ये कोदो कुटकी कंगनी सामा, इनको कैसे खाएं, मतलब क्या विधि है? हाँ जी, और ये इन्हें खाने का सबसे और कहाँ मिलेंगे? जी, इन्हें खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसका आप चावल बनाएं, खिचड़ी बनाएं, दलिया बनाएं। उसके अलावा तो हम खैर व्हीट और राइस का हर ऑल्टरनेटिव हम इससे बना रहे हैं, वो बात अलग है। हर चीज बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको सबसे अच्छा खाने का तरीका यही है, दलिया, खिचड़ी, चावल। उसके अलावा इडली डोसा वगैरह, मतलब जिस तरह चावल यूज होता है ना, हर उस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, हर चीज बना सकते हैं। दूसरी बात, एक और चीज है, इसका पेज या फर्मेंटेड फॉर्म में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेड फॉर्म में हम जो भी चीज खाते हैं वो बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि उससे हमारा गट हेल्थ ठीक होता है।
जो कि माइक्रोब्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी का जो लाइफस्टाइल है, दवाइयां जो हम खा रहे हैं, या बहुत सारा प्लास्टिक का यूज हो रहा है, या बहुत सारे फूड में केमिकल्स हैं, उससे जो गट के माइक्रोब्स खत्म हो रहे हैं, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो उनको बढ़ाने से हमारी बहुत सारी डिजीज कंडीशंस में भी बहुत फायदा मिलता है। तो उन गट माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए हम फर्मेंटेड फूड्स खाएं। और मिलेट्स के साथ फायदा ये है कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, और ये फाइबर है विच एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक फॉर द बैक्टीरिया। मतलब कि उन बैक्टीरिया का भोजन है ये, उन माइक्रोब्स का भोजन है जो कि हम अपने फूड में खाते हैं। तो इससे उन माइक्रोब्स को भी भोजन मिलता है। तो उसके कारण बहुत ही अच्छे से हमारे गट बैक्टीरिया बढ़ते हैं इन भोजनों से। जी जी। मिलेंगे कहाँ, ये मिलेंगे कहाँ, मिलने का देखिए, स्थान? हाँ, तो देखिए होलसेल में तो जैसे अभी मैंने देखा है कि साउथ से ही फिलहाल लिया जाए तो सबसे कम रेट साउथ से ही पड़ रहा है। बाकी दूसरी जगह से रेट उतना अच्छा नहीं पड़ रहा है होलसेल में के बाद। एंड सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति गेहूं बेचता है या चावल बेचता है, तो वो बहुत कम प्रॉफिट लेता है, उस पे 50 पैसे 1 रुपया किलो प्रॉफिट लेगा। लेकिन चूंकि ये ग्रेन्स थोड़े से एक तो बिना मशीन ये प्रोसेस होते नहीं है, थोड़ा महंगी मशीनों में प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेसिंग का इसमें बीच में एक पार्ट आता है, तो थोड़े से महंगा है। दूसरी बात कि क्योंकि ये बहुत कम बिक रहा है अभी, तो जो लोग इसे सेल कर रहे हैं वो बीच में प्रॉफिट बहुत ले रहे हैं। लाइक अभी खैर ये महंगा हुआ भी है, पिछले कुछ महीनों में इसका होलसेल पर भी कम से कम 20-25% रेट बढ़ गया है, 25 से 30% इसमें हाइक आया है। और बाकी अलग अलग टाइम पे, और इस बार ना साउथ में फसलें भी बहुत खराब हुई है, उसके कारण भी, और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, तो इसके रेट बढ़े ही हैं, घटे नहीं है, जबकि प्रोडक्शन बढ़ा है। तो अभी बहुत प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है हमें, क्योंकि क्या है कि इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रहा है काफी ना। तो अब वो एक्सपोर्ट सेक्शन भी देखना है हमारा अपना, घरेलू मार्केट हर तरह से देखें तो अभी बहुत प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई साहब ने बोला कि मिलेगा कहाँ, तो चूंकि हम सब खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हाँ हम लोगों को भी प्रयास करने की जरूरत है कि हम लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि मंडला डिंडोरी हमारे कई सारे आदिवासी ब्लॉक जो जिले हैं उनमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। तो हम लोग हाँ। अपने जो जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं उनमें भी हम इसकी खेती करें तो अच्छा उत्पादन मिलेगा और प्रॉफिट भी हाँ अच्छा होगा और जमीन भी हाँ अच्छी जी, होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी आपका धन्यवाद। बिल्कुल सही सोचना है। एक्चुअली मंडला डिंडोरी वगैरह से तो टोटल सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने भी बीच में सोचा था कि मैं साउथ से ना मंगवा के अपने ही प्रदेश से मंगवाऊं। वहां तो बहुत महंगा, इनफैक्ट उन्होंने मना ही कर दिया, हम आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है विदेश भेजने में। तो इसलिए इसका प्रोडक्शन और जो उगा रहे हैं वो मतलब वो इसे खाएं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली सस्ता पड़ेगा, जो उगा रहे हैं वो खाएंगे भी तो उन्हें तो सस्ता पड़ेगा ही, और बचा हुआ फिर मार्केट में दे सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर मेघना जी, बहुत अच्छी वार्ता हो रही है हमारे बीच में। मिलेट्स के व्यंजन कहाँ उपलब्ध है, तो मुझे लगता है और भी किसी भाई बहन का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं, तो सादर, चलिए आदरणीय पवन कुमार सर को ही सादर आमंत्रित करती हूँ मैं। जी, अनुसंधान केंद्र जी हरिद्वार से। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। और बहुत सुंदर आज की मुख्य अतिथि ऑल अबाउट मिलेट्स विद मेघना शुक्ला, आपका बहुत अभिनंदन। आपने जी टैगलाइन भी वैसे धन्यवाद। लगा रखी है। और तो मैं तो शुरुआत ये करना चाहता हूँ, मैं आपका पहले वाले सेशंस को मैं मिस कर गया, तो अब आज की बात सुन के आज बहुत अच्छा लग रहा है। पहली चीज जो उपलब्धता वाली जो बात है, मैं जब शहर में रहता हूँ और मुझे पहले की जब बात याद करते हैं, तो एक व्यवस्था थी जहाँ जिसको हम कहते थे पंसारी या लाला लाला की दुकान। तो पंसारी की दुकान में हमें सब छोटी बड़ी सब चीजें आसानी से मिल जाती थी और उचित दामों में भी मिल जाती थी, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन ये मॉडर्निटी के जमाने पर और उसके उसमें ये सब व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो अगर हमें जी अब मॉल में जाना है तो उसमें तो बहुत महंगे
रेट पर ये सब चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं। हाँ। और मिलेट्स का वैसे एक अच्छा, तो ऐसी क्या व्यवस्था हो, और मुझे लगता है कि अगर हम सीधे किसान से खरीदें जो कि इसको अनपॉलिश तरीके से उगाते हैं, मतलब तैयार करते हैं, तो शायद कुछ व्यवस्था बन सके। लेकिन वो व्यवस्था क्या होगी, वो अभी उसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम करने की शायद जरूरत है। जी, आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कोऑपरेटिव फॉर्म में ये ज्यादा ठीक रहेगा करना, क्योंकि इसमें जो मशीन लग रही है ना प्रोसेस करने के लिए, हर किसान खरीद के इतना इन्वेस्ट करे और कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन भी नहीं होगा कि उस मशीन में आप निकाल लो। या तो पूरे गांव में एक मशीन रहे सभी किसानों के लिए, या कोऑपरेटिव में करें तो काफी अच्छा रहेगा। और जी। इसका एक तो चीज और है, इसका एक कारण और भी है क्यों बहुत सारे किसानों को उगाना चाहिए। एक किसान सोचे कि मैं इसे उगाऊं, चलो मैं ट्राई करता हूँ, तो क्या होता है ना कि ये अनाज ऐसे हैं जो बहुत पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एक दो किसान ने उगाया ना, तो बहुत आप देखेंगे इतने पक्षी आने लगेंगे ना आपके खेतों में, और इतने पक्षी आएंगे तो उनके ड्रॉपिंग्स भी होते हैं, वो जो बीट करते हैं उससे उर्वरता बहुत बढ़ती है जमीन की। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन अगर एक किसान ने उगाया ना, तो वो सारा उनकी फसल चट कर जाएंगे। लेकिन पूरा गांव अगर उगाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पक्षी इतना खा भी नहीं पाएंगे, लेकिन उर्वरता सभी के जमीनों की बढ़ेगी। जी, मैं उसी पर ही आ रहा था कि हमारा जो किसान है वो अपने खाने लायक ये सब फसलें अगर उगाते हैं, और धीरे धीरे उसमें से जो सरप्लस होता है उसको आगे अगर करते हैं, और सामूहिक रूप से अगर इस काम को किया जाए, तो काफी अच्छा रूप में, जैसा अभी बता रहे थे कि मंडला में और इस जगह पर इन एरिया से वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उस तरफ भी इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से अपना अनुरोध है कि वो इसके बारे में सोचें, और धीरे धीरे, क्योंकि ये चीजें कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो दिखता कैसे है, शहर के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, और उसके ऊपर भी वो पॉलिश्ड फॉर्म में आ जाता है, तो फिर और ज्यादा परेशानी होती है, मतलब उसको समझने, फिर उसको पकाने की जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में भी मुझे लगता है इस सेक्टर में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से अभी ये जी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना, ईयर अभी सेलिब्रेट हुआ है, और भारत से बहुत सारी अपेक्षाएं की गई हैं कि अब भारत मिलेट्स का एक्सपोर्टर बनेगा। तो एक्सपोर्ट की जब बात आएगी, तो यहाँ के खुद खाने वाले जो है वो खा नहीं पाएंगे, और बाहर, क्योंकि उसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा या आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, उस तरफ ज्यादा मतलब ध्यान रहेगा लोगों का। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो अच्छी चीज है उसको यहाँ के लोग, स्थानीय जो है उसका नहीं उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा हो चुका होता है, और उसका उपयोग कहीं और जगह पर होता है। तो मेरा बस आह्वान ये है कि हमारे किसान इसके बारे में सोचें कि अपने अपने गाँव में, क्षेत्र में स्वयं भी उगाएं, और आसपास के किसानों को भी प्रेरित करें। और इसमें आपने बड़ी महत्वपूर्ण बताई अपने, इससे पक्षी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब पक्षियों का एक बहुत प्रिय भोजन है। तो ये भी जी। एक हमारी प्राणियों के लिए एक मतलब उनके भोजन के लिए भी अगर कुछ उसमें से चले भी जाए अगर 5-10%, तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उसमें एक्चुअली पक्षी को पक्षी हमें एक आते हैं तो उन उनसे हमें एक गिफ्ट मिलता है जो वो ड्रॉपिंग्स करते हैं, तो टॉपिक। उससे बल्कि हमारी मिट्टी के लिए भी वो बहुत अच्छा है। और कोई भी फसल है तो वो तो एक साइकिल रहता ही है कि सारे मतलब काफी जो हम कर रहे हैं उस पर काफी छोटे छोटे जीव भी पलते हैं। और डॉक्टर खादरवल्ली ने कहा है कि अगर भारत इसे उगाता है तो एक्चुअली इतना प्रचुर मात्रा में उगेगा कि पूरी दुनिया सिर्फ भारत उगाए उस पर भी खा सकती है। क्योंकि वैसे भी ना हमारा एपिटाइट कम हो जाता है, हम कम खाना खाते हैं जब इन मिलेट्स को खाते हैं ना। तो सिर्फ भारत भी उगाए, और पूरा भारत भी नहीं, आधा भारत उगाए तो भी पूरी दुनिया खा सकती है इसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि शायद इसमें एक जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी स्वेलिंग कैपेसिटी, फूलने की जो क्षमता हाँ। है, वो पेट जो हाँ है जी। भरा रहता है। और तो यही है कि उसकी उपलब्धता अभी हो, और साथ में इसके हाँ। द्वारा जो व्यंजन है इसके बारे में लोगों को पता लगे। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने काफी काम किया है इसमें, जहाँ तक कि मैं इसके आपको व्यंजन है अलग अलग। पवन जी, मैं आपको एक बात बताऊं।
एक्चुअली इंडियन रिसर्च ने काफी काम किया है, लेकिन वो जितना भी रेसिपीज बता रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं या लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सारे मिक्स्ड हैं। मतलब वो ना अलग अलग अनाज भी मिक्स करवा रहे हैं, और उसके बाद भी कई बहुत सारे तो उनके रेसिपीज ऐसे हैं कि वो आधा गेहूं आधा मिलेट्स डाल के बना लो, इस टाइप के। इनफैक्ट कल ही एक इंडिया टुडे का एक बॉम्बे में कॉन्क्लेव हुआ था, तो मैं आज सुबह ही सुन रही थी, डॉक्टर खादरवल्ली थे और एक ताज की शेफ थी जिन्होंने G20 में, एक दो शेफ्स थी जिन्होंने G20 का खाना वगैरह बनाया था। तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एक्चुअली इन शेफ्स को भी अभी बनाना नहीं आता है, क्योंकि वो लोग भी सब गेहूं मिला रहे हैं उसमें, कि थोड़ा सा हम आधा मिलेट्स मिला दे आधा गेहूं मिला दे, गेहूं मिला के उसका अच्छा बन जाएगा टेक्सचर, ये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम सब कर रहे हैं। मैं डॉक्टर खादरवल्ली मेरे मेंटर हैं, और उन्होंने जिस तरह हमें बताया है कि कैसे भोजन खाना है और किस तरह बनना चाहिए, सारी डिशेस हमने उस तरह बना ली और बहुत अच्छी बन रही है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि ये डॉक्टर खादर वली ने यह भी बताया है कि इनको मिलेट्स को हम मिक्स नहीं करें, एक बार में हाँ एक ही मिलेट खाएं, क्योंकि हाँ नहीं तो आपकी जो साइकिल है, जो उसकी हाँ। जो डाइजेशन एक्चुअली साइकिल है जी वह जी पवन इम्पैक्ट जी, हो अभी जाती है। हाँ सर को एक्चुअली अभी ये सब बताना पड़ रहा है। लेकिन मैंने, अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो आप देखिए, कभी भी हमारा ज्वार की मक्का की रोटी सब एक एक ही हमेशा बनती थी, कभी भी इसे मिक्स नहीं किया जाता था। वो भी मार्केट फोर्सेस के कारण उसे मिक्स करने का चलन हुआ है, कि आप शॉप पे जाएंगे, वहां पर आप बोलेंगे बाजरा चाहिए और उनके पास है नहीं, उनके पास ज्वार है, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो बाजरा चाहिए। इट्स बेटर, उनके लिए इजी यही होता है कि सारे मिक्स करके एक ही पैकेट बना के रख दो, हर कोई मल्टीग्रेन खाए, सबकी सुविधा है उसमें। मतलब वो मार्केट की सुविधा है, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। तो ये हम लोगों को अब फिर से मतलब अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ रहा है हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि ये जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनको हम अलग अलग रूप में ही खाएं, और दिन में क्या ऐसा उन्होंने बताया कि दिन में एक बार जब भोजन कर रहे हैं तो एक ही तरह का अनाज खाएं, और हाँ हाँ। शाम को अगर खाते हैं तो हम दूसरा अनाज दूसरा ग्रेन खा सकते हैं, या केवल एक दिन में एक ही तरह का अनाज खाएं। देखिए एक्चुअली क्या है, सर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके हिसाब से तो आप पूरे दिन एक ही अनाज खाएं तो अच्छा है, और कन्वीनियंट भी रहता है कि एक दिन में पूरा एक ही, क्योंकि क्या इन्हें भिगोना पड़ता है। तो हम दो अनाज भिगोएं, तीन अनाज भिगोएं, उससे तो कन्वीनियंट भी यही है कि आप एक अनाज भिगोएं और दिन भर उसे चलाएं और खाना बना लें। और इनफैक्ट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कि आप ये अनाज एक बार खा रहे हैं तो दूसरी बार कुछ और अनाज नहीं खा सकते। इट इज नॉट कंपल्सरी। लेकिन हाँ, कोई भी अनाज आप पूरा दिन खाएंगे तो आपकी बॉडी में इतना जाएगा, मतलब सुबह भी गया शाम को भी गया, तो एक इनफ क्वांटिटी अनाज की जाएगी। तो उस हर अनाज का अपना जो पर्टिकुलर एक, उसमें जितने भी विटामिन मिनरल है या उसकी कुछ जो भी विशेषता है, तो वो हमें अच्छे से मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि पूरे दिन खाएं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग मील्स में अलग अलग अनाज नहीं खा सकते, जी जी, क्योंकि बहुत बढ़िया। डाइजेशन तो तो अलग अलग ही होगा ना, अलग अलग वक्त खाए हुए खाने का। जी, अच्छा, अब इसमें जो आपने जैसे कहा कि साउथ इंडिया से आपको बल्क जब परचेज कर रहे हैं तो आपको सस्ता मिल रहा है, और शायद क्वालिटी भी मिल हाँ रही है कंपेयर टू हाँ। बाकी जगह पर। तो अब अ, इसका हाँ, अगर कोई आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी नेटवर्क है, मतलब कि आप किसी को नहीं जरूरत है तो मेरा आप। कोई नेटवर्क नहीं है। मैं तो जैसे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पर क्या, देखिए आप डायरेक्ट फार्मर से तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि फार्मर के पास मशीन नहीं है। बल्कि बहुत सारे फार्मर्स किसी को सेल करते हैं, ऐसे यूनिट वाले भी खरीदते हैं किसानों से, या फार्मर कोऑपरेटिव अपना जो मशीन लगा के रखती हैं, तो वो लोग भी सेल करती हैं। तो इस तरह के एक्चुअली अभी है ना, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी शुरू हुए हैं। दे आर ऑल्सो गुड, और वो भी काफी अच्छे रेट में दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट काफी तो साउथ से भी प्रोसेस होने के लिए नासिक भी एक हब है, वहां पर भी काफी आता है। लेकिन नासिक में अभी भी पॉलिश्ड ही ज्यादा हो रहा है, वहां से पॉलिश्ड ही निकल रहा है ज्यादा।
और ज्यादातर, क्योंकि आपने देखा होगा जो उपवास में हम लोग खाते हैं ना, मोरधन या मोरियो वगैरह बोलते हैं, तो वो लिटिल मिलेट और बार्नयार्ड मिलेट 2 उपवास में यूज होता है, और पूरे भारत में पॉलिश्ड ही खाया जाता है, और मशीनें मैक्सिमम जो है वो पॉलिश्ड ही कर रही हैं। तो अभी डॉक्टर खादरवल्ली ने इंट्रोड्यूस किया है अनपॉलिश्ड, उसके बाद से थोड़ी समझ बन रही है और लोग अब डिमांड कर रहे हैं, और तो ज्यादातर ये हमें साउथ ऑफ इंडिया से मिल पा रहा है अनपॉलिश्ड। जी, ऐसे कोई कोऑपरेटिव एफपीओ जो कि इस तरह से प्रोडक्शन कर हाँ रहे हैं, है, जैसे उससे मैं हैं तो डिटेल्स बहुत आपसे सारे, लूंगा। अगर आप जी गूगल करेंगे ना तो अभी बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैं पर्टिकुलर एक रहता है कि आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं, आपको काम ठीक लगता है तो आप किसी पर्टिकुलर से मंगवाते हो, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं साउथ में जो कर रहे हैं, और अभी काफी लोग कर रहे हैं मतलब। जी जी, उनके मैं कांटेक्ट डिटेल्स आप रंजना जी के माध्यम से ले लेंगे हाँ जी आपसे भी, बिल्कुल। तो फिर हमें जिसको जरूरत होगी तो वो उनसे बिल्कुल सीधे संपर्क करके हाँ। एक डेफिनेट क्वांटिटी, मेरे ख्याल से एक मिनिमम क्वांटिटी होगी जिसको वो दे हाँ सकते हैं। मिनिमम 30 kg बैग्स रहते हैं, क्योंकि फिर नहीं मतलब, जीएसटी लग जाता है ना 25 के ऊपर। हाँ नहीं अच्छा, लगता है, उससे पहले नहीं जीएसटी लगता है, लगता है, तो इसलिए इन लोगों ने बैग्स ही 30-30 किलो के बना दिए हैं। राइट। तो ऐसी कुछ व्यवस्था, और उसके बीच में जो हमारे किसान जो उसको उगा सकते हैं और उसका उपयोग अपने अपने पूरे गांव के दृष्टिकोण से इसको, जहाँ भी ये संभावना होती है अगर इसको करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। बहुत सुंदर आपके साथ वार्ता हो गई है और एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आप जी पुनः इस थैंक यू। कार्यक्रम में जरूर आइए। जी, मैडम, जी नमस्कार। ये अच्छे रेट की डेफिनेशन नहीं समझ पाया मैं। अच्छा रेट मतलब क्या? कितने रुपए नहीं, वाला अच्छा रेट रेट अच्छा कहलाता है? अच्छा रेट से मेरा मतलब है कि देखिए, आप मार्केट में जाएंगे ना तो अभी आपको 150 से लेके 300 रुपए तक एनीवेयर आपको रेट मिलेगा, जी, मैं आपको वही उससे बताना ज्यादा चाह नहीं। रहा हूँ। मैंने मैंने अभी पिछली बार जब अपना ये सेशन हुआ था उसके पहले से मैं मिलेट के बारे में विचार कर रहा था। फिर मैंने अभी दिल्ली से मंगाया है, और वो मुझे जो है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो उन्होंने मेरे से कुरियर चार्जेस लिए थे 60 रुपीज पर केजी, तो भी मुझे जो है 750 रुपए में 3.5 किलो करीब आया मेरा, जिसमें 250 रुपए तो 240 रुपए तो केवल वो थे कुरियर चार्जेस। तो मुझे तो केवल 500 रुपए में 3.5 किलो मिला है। जो मैंने देखा अलग अलग रेट थे उसमें, कोई 100 रुपए था, कोई 125 रुपए था, इससे ज्यादा महंगा नहीं था, और वो भी दिल्ली से देखिए, मंगाया मैंने। अगर तो आपको इस यदि रेट कोई में मिला चाहे है तो अभी आपको इस बहुत ग्रुप में, अच्छे तो रेट मैं वो में मिला दिल्ली है। वाला नंबर ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, तो वहां से यदि बिल्कुल कोई कीजिए। मंगाए, लेकिन कुरियर चार्जेस उसमें लगते हैं 60 रुपीज केजी। अच्छा, देखिए और मैं आपको दूसरा एक मैं बात ये भी बता रहा बताऊं। था, रिलायंस स्मार्ट में भी मिल रहा है मिलेट। हाँ। और हम्म। लोकल जो शॉप्स हैं हमारे यहाँ पर ग्वालियर में, तो वहां पर भी हमको जो है कुछ जगहों पे मिल रहा है। और अभी एक जगह मेरी बात हुई थी, लोकल शॉप है थाटीपुर एरिया में, तो उसके यहाँ मेरी बात हुई थी, तो वो बोला कि सर जो है ये इंदौर से जो आपने अभी बताया 30 kg वाला, बोले इस रेट में, तो उन्होंने जो हमको वो पैम्फलेट बताया था उसमें था कि बोले सर ये हमको जो है करीब 60-70 रुपए किलो देंगे, और हम 90 रुपए किलो में आपको दे देंगे। हमको तो 20 रुपए किलो चाहिए केवल, तो 90 रुपए हम्म। किलो में हम आपको दे देंगे। तो 90 रुपए किलो नहीं वाला नहीं, रेट है, तो इसीलिए मैंने समझना चाहा कि अच्छा रेट अब वो मतलब क्या, वक्त गया। क्योंकि हम लोग अब वो वक्त सिंबॉलिक जो गया। बात कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूजन रहता है। नहीं, आजकल जी ना वो 60-70 वाला टाइम गया, अभी मैडम, नहीं यहाँ मिल तो वो रहा है दे उस रहा है। रेट में। अरे मैं तो उस रेट लेके में आया अभी नहीं हूँ। मिल रहा है, महंगा देखिए हो मैं गया तो है लेके अभी। आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, उनका पहले वाला स्टॉक होगा, क्योंकि अभी जी तो नहीं, वो 80। 90 रुपए किलो बोल रहा है, 90 रुपए किलो में दूंगा मैं इंदौर से मंगा के। हाँ, लेकिन मैं आपको वही बोल रही हूँ कि भाई उन्हें अगर होलसेल में 60-70 मिलेगा तभी तो वो आपको 90 में देंगे ना। हाँ तभी तो वो बोल रहा है। और बोले, हाँ उसने तो मेरे को लेकिन पैम्फलेट बताया, बोले सर ये मैं मंगा हम्म। लूंगा, आप मेरे यहाँ से ले हम्म। लिया करना। मैंने उसको बताया था कि मैंने हाँ। दिल्ली से मंगाया, तो बोले नहीं सर मैं मंगा हम्म। लूंगा 1 महीने के बाद में, आप मेरे से ले लिया करना। अभी 15 दिन पहले मेरे को बोला था हाँ, उसने, मैंने दोबारा उसको चेक नहीं किया है। देखिए अगर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे तो अभी जी साउथ में भी अब रेट बहुत बढ़ गया है। हाँ, नहीं हो मतलब सकता है बढ़ गया होगा, 80, क्योंकि आप तो इस सिर्फ फील्ड एक से है एकदम 82 का। लगातार जुड़े हुए हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि जैसे 82 हमारा जो पहले 60, 58, 53 में भी मिल जाता था, अभी सबसे सस्ता रेट मुझे पड़ रहा है 82।
उसके बाद 88, 95, 98, मतलब सबसे सस्ता 82 का है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह लगा के, मतलब मुझे घर में ही अगर 9500 का पड़ रहा है तो मैं हाँ। आपको कहाँ से उससे कम में दूंगी। हाँ नहीं, सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बोला ना कि 60 रुपए ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है पर केजी, जी जैसे नहीं, वो मैं इंदौर, ट्रांसपोर्टेशन कुरियर चार्जेस था, कुरियर, क्योंकि हाँ मैंने तो कुरियर 3.5-4 किलो चार्जेस, मंगाया था। हाँ वो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि लोग क्या है ना, सब कुरियर से भेज रहे हैं। मैंने इंडियन पोस्ट से भी भेज कर देखा तो उसमें भी 35-40 रुपए होता है, और वो लोग बहुत खराब वे में उसे हैंडल करते हैं, तो सब खराब भी हो जाते हैं, आपका पैकिंग वगैरह भी। लेकिन हाँ। मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं ना इंदौर से जितनी भी बस पे जा सकता है सामान, मैं सिर्फ वहीं तक भेजती हूँ जो बस से चला जाए। इंदौर से बस है डायरेक्ट, तो उसमें बहुत सस्ता पड़ जाता है। हम्म। बस ट्रांसपोर्ट से अगर भेजते हैं ना तो हाँ चीज वो तो बहुत सस्ता सस्ती पड़ेगा ही पड़ती है। डेफिनेटली। हाँ, तो अब जैसे दिल्ली वगैरह बड़े शहर है वहां पर, अब इंदौर छोटा शहर है, हमें 10-15 मिनट में हम पहुंचा देते हैं, लाइक अपना जिनको जी। भिजवाना होता है ना। हाँ पर हाँ। अब वहाँ दिल्ली वगैरह में ट्रांसपोर्ट पे पहुंचाना, वो सब, या आई डोंट नो लोगों ने इस बारे में सोचा है कि नहीं, पर मैंने ये सोचा कि कैसे मैं कितना सस्ते से सस्ते में दे सकूं, तो इसलिए फिर मैं तो बस पे रखवा देती हूँ। मैडम आपका नंबर शेयर हो जाएगा तो आप यहीं से मंगा लेंगे, अभी हम दिल्ली से मंगा रहे हैं। देखिए मेरे पास 140 पर केजी पर है। हाँ ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं रेट की, क्योंकि चाहे मतलब 140 kg तो ऑलमोस्ट उसी रेट में, तो मैं वहां से आपके यहाँ से बस से आएगा तो मेरे कुरियर चार्जेस कम लगेंगे, हाँ, क्योंकि क्या है ना क्योंकि कि ग्वालियर अभी, इंदौर के बीच में हाँ तो जो है बस सर्विस बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि क्या है कि मैंने एक चीज देखी है कि अगर मैं बिल्कुल कट टू कट रेट रखती हूँ ना तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ये हो जाता है। इनफैक्ट हो सकता है सभी लोग ये चीज फेस करते हो, नॉट जस्ट मी, कि आज आपका सामान आया है, कई बार हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, कभी रखा रह गया गोडाउन में तो उसका मुझे बहुत ज्यादा चार्जेस इनकर हो जाता है, हाँ फिर वो मेरे डैमेज घर वगैरह का लगता है, पानी नहीं है वो तो और दैट आई डू ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एग्री के कि बीस बहुत बीस चार्जेस हो परसेंट जाते पच्चीस हैं। परसेंट से कम प्रॉफिट पे तो हाँ कोई काम हाँ, कर ही नहीं सकता ना। तो यदि आपको बिल्कुल, 92-95 पड़ रहा है तो उसमें जो हाँ है 25% तो 30% तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो वो हाँ, कोई नहीं, बात ही और नहीं है वो उसके तो। उसके अलावा भी कई बार ऐसे कई खर्चे हो जाते हैं जो कि आप फोर्स नहीं कर पाते हो, हिडन तो एक्सपेंसेस होते हैं उसका ना जो अपन मार्जिन रखना को मालूम पड़ता ही है, नहीं होते हैं। अच्छा उसका फिर जो मार्जिन भी रखना जो पड़ता है। नुकसान भी कुछ होता है, कभी कुछ वेस्ट हो गया, कुछ डैमेज हाँ, हो गया, कार्टून अपना बिल्कुल, कुछ हो गया, तो वो नुकसान जी, भी तो आप ही को बियर करना है, वो तो हाँ, इसलिए कस्टमर वो को जा नहीं मार्जिन रहा रखना पड़ता है। है। हाँ, तो दैट्स वो राइट। मार्जिन तो 5% का, तो ये लॉसेस वाला जो मार्जिन है ना वो हाँ, एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। जी हाँ, और अभी 140 भी हमने अभी किया क्योंकि ये इतना महंगा हो गया, जी। वरना आई थिंक 2 महीने पहले तो मैं 120 में दे रही थी। हाँ तो बस उसी रेट में मैंने मंगाया था लगभग महीने भर पहले। हाँ, पर अब है ना महंगा हो गया है। हाँ तो हो गया होगा। चलिए नरेंद्र जी का सवाल हो गया है, तो मैं आगे आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भाई साहब ने बहुत देर से हैंड राइज किया, तो पहले उनसे बोल देती हूँ, आप आइए, फिर एक के बाद एक हैंड राइज हो जाएंगे तो उनका मैं ले लूंगी। पहले उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम सत्सायक बंदन। हम बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहे हैं, किसान प्रभारी सुंदर जी। हमारे यहाँ जो आपने जो बताया है 5-6 जो मिनट्स के नाम, उस तरीके से तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ ज्वार, बाजरा, मक्की और ये मड़ुआ, मड़ुआ जिसको अभी लोग, लेडीज लोग अभी जितिया पर्व जो आ रहा है उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा आज कल यूज करेंगी। तो ये चीज़ है। हम एक बार मड़ुआ यहाँ पर 80 रुपये किलो लिए थे, और अभी तो मड़ुआ का फसल हुआ है तो उसमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो इससे मड़ुआ से क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ इसमें ताकतवर चीज़ मिलता है? और आपने एक बार और बोला कि हाँ कोई भी मिर्च जो है उसको, जैसे एक बार हमने लिया था ज्वार, बाजरा, मक्की, चना और गेहूँ एक ही साथ उसको पिसा करके उसको रोटी बना के खा रहे थे। मगर अभी आपने बोला कि नहीं, कोई भी मतलब जो है मिलेट्स है उसको एक दिन में एक ही बार में खाना है, या उसको पिसा करके एक टाइम पर एक ही मिलेट्स को उपयोग करना है, उससे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए, खासकर मड़ुआ
क्या उधर उसका क्या नाम है, उसका क्या लाभ है ज़्यादा विशेष करके, इसके बारे में जी थोड़ा सा जी जानकारी हम चाहते हैं। जी ओम। जी 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 उमाशंकर जी, ओम। एक्चुअली मंडुआ जो है ना, उसी को मैं रागी बोल रही हूँ। हमारे क्षेत्र में उसे रागी बोला जाता है, मतलब साउथ में रागी बोलते हैं, महाराष्ट्र साइड नाचनी बोलते हैं, और नॉर्थ में बिहार में मंडुआ बोलते हैं। तो मंडुआ जो है ना, वो कैल्शियम और आयरन में का बहुत ही रिच सोर्स है। फाइबर भी इसमें अच्छा है दूसरे अनाजों की तुलना में। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें लाइक 3.6 ग्राम फाइबर होता है, लेकिन फिर भी इसकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। इसको अगर स्प्राउट करके भी इसका आटा बनाया जाता है, और बच्चों को स्पेशली इसका स्प्राउटेड आटे का जैसे हलवा या उसका ऐसे लापसी टाइप का बनाकर इस तरह खिलाया जाता है, क्योंकि इसे जब स्प्राउट करते हैं ना, तो उसमें इसमें आयरन भी बहुत इसमें होता है, जो कि उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। आप इसे खाएंगे, अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी जी, उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, आपका हो गया? इनका एक प्रश्न ये था कि वो एक ही चीज में मिक्स करके खाते थे, वो मिक्स करने से क्या नुकसान है वो? जी जी जी, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कि जैसे फ्रूट है तो बहुत जल्दी पच जाते हैं, बहुत जल्दी उसका पाचन हो जाता है। फिर सब्जियां हैं, लेकिन दालें हैं या अनाज हैं, ये थोड़े से पाचन में भारी होते हैं। दाल भी आप देखिए, हम काफी उबाल के पानी पानी जैसा हो जाती है, वो खाते हैं। लेकिन जो हमारे अनाज है, वो हम काफी ड्राई रोटी वगैरह बना के खाते हैं, तो ये पाचन में थोड़ा हैवी होता है। तो इनको पचाने के लिए भी ना अलग अलग टाइप के एंजाइम्स लगते हैं। हर अनाज को पचाने के लिए अलग एंजाइम होता है। उसके अलावा हर उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे रागी है तो वो कैल्शियम आयरन में बहुत रिच है। अब ज्वार है तो वो किसी और चीज में उसका एक अच्छा रहता है। मक्का की अपनी विशेषता, ऐसे सब में अलग अलग विटामिन मिनरल ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है, उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और थोड़ा डाइजेशन में भी हैवी हो जाता है। क्योंकि जितना भी ज्यादा सिंपल खाना होगा ना, जितना डाइजेशन के लिए इजी होगी कोई चीज, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो डाइजेशन के लिए हैवी हो जाता है। दूसरा कि जो एक अनाज हम खाएंगे, उससे हमें पूरा न्यूट्रिशन उस अनाज का जो मिलेगा, अगली बार आप अगला अनाज खा लीजिए। एक साथ मिलाने में ना इसका ढंग से मिलता है ना उसका, तो वो पूरी खिचड़ी बन जाती है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी नहीं होता। जी 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 मेघना जी, मैं आदरणीय पहले डॉक्टर रोशनलाल जी से सादर आमंत्रित करती हूँ, फिर बाद में मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी आदरणीय जी रोशनलाल जी, स्वागत है। एक तो पहले जो अभी इनने भाई साहब ने प्रश्न किया, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारी जो हम भारतीय परंपरा की बात करें, तो हमारा पुरानी परंपरा जो बिर्रे की रोटी कही जाती थी, और बड़ी मतलब मैं समझता हूँ ये नॉर्थ ईस्ट सारे सब तरफ जो रोटी में अगर जहाँ भी रोटी खाने वाले लोग हैं, वो मिक्स रोटी का बहुत पुराना प्रचलन था। और इसको किसान, हमारे खेती किसानी वाले लोग बड़ा चाव से खाते थे। मैं समझता हूँ कि ये सब तरफ खाई जाती थी। उसका कहीं कोई स्टडी है क्या कि क्या इससे हमारा न्यूट्रिशन लॉस होता है क्या? दूसरा ये था कि जो हमारा अभी भी जो रेट है, जैसे अभी सब लोग बोल रहे थे, आज भी हमारा जो एक्चुअल किसान है वो आज भी 20 से 28 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में बेच रहा है। ये सारी जितने भी है, रागी, कोदो, कुटकी, मड़िया, सारे जो है, आप मंडला डिंडोरी में कभी रूरल एरिया में इंटीरियर ट्राइबल में चले जाइए, वहां से जो व्यापारी खरीदता है वो उनको 20 रुपए 25 रुपए में आज भी खरीद रहा है। तो ये भी, इसमें भी हमको कहीं ना कहीं उसको वो करने की जरूरत है कि हमको मतलब जो मटेरियल मिले वो उनको फायदा मिले। क्योंकि सारा फायदा जो है, आप जो मिडिल मैन है वो 20 रुपए किलो प्रॉफिट ले रहा है, वो बेचारा जो पैदा कर रहा है उसको 20 रुपए किलो ही नहीं मिल रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस पर मैं आपके विचार चाहूंगा। थैंक यू। जी जी, रोशन जी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो वो मैंने आपको देखिए पहले ही बोला था कि जिन क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनली आज भी खाया जा रहा है, वहां तो आपको अभी भी 30-40 रुपए किलो मिल जाता है।
तो जो आप बता रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत सालों से इन्हें उगा रहे हैं, तो एक्चुअली इस तरह के ट्राइबल्स जो है ना वो तो इनके खेती किसानी किसी चीज पर काम करते ही नहीं है, उस पर उनकी कोई मेहनत ही नहीं होती है, वो तो सीधे जो जंगल में उग जाता है उसको जाके काटते हैं। तो एग्जैक्टली मतलब इन अनाजों की ये विशेषता है कि इन्हें अगर आप 2-4 बार उगा लेंगे ना वो अपने आप ही उगना शुरू हो जाएगा। आप देखिए मैंने अभी बोला था कि बहुत से लोग मतलब गेहूं के साथ एज अ वीड भी ये उग जाता है। तो कहाँ से आता है वो, कैसे आता है समझ नहीं आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पहले हमारे देश में इजीली उगता था कि वो आज भी कहीं ना कहीं से उग जाता है। तो इसे देखा जाए तो इसका रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत महंगी प्रोसेसिंग मशीन्स होती हैं जो यूज की जाती हैं, उसके बाद इसका पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर मिडिलमैन तो ऑब्वियसली है ही, मिडिलमैन के अपने स्टाफ है, शॉप्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते एंड डेफिनेटली मिडिलमैन काफी ले रहा है वो भी सही है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो मैं इस रेट में जैसे 140 भी जो दे रही हूँ वो इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर से ही कर रही हूँ मैं, मेरी कोई शॉप नहीं है, मेरा कोई स्टाफ नहीं है, और जो पैकिंग वगैरह है ना बहुत ज्यादा बेसिक है, क्योंकि मैंने सोचा भाई मैं जितना ज्यादा खर्चा बढ़ाऊंगी लेना तो ग्राहक से ही है, बस आप भी पे कर रहे हैं ना, आप बोलेंगे मुझे 10 रुपए का पैकिंग दो, 5 रुपए का दो, जाएगा तो आपके ही जेब से, उससे बेटर है मैं 1 रुपए का पैकिंग कर दूं आपको सस्ता दे दूं। तो ये सब मेरी मेंटेलिटी है कि मैं इसे कैसे इसका कम से कम रखूं। लेकिन मैंने देखा है, मैं और भी शॉपकीपर्स से और उनसे बात करती हूँ जो लोग रखते हैं, खुद पैकिंग भी करते हैं, उनके एक्चुअली इतने ओवरहेड्स होते हैं, और इसको संभालना थोड़ा सा जैसे ना इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एंड डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि ये कम क्वांटिटी में जा रहा है, अभी बहुत क्विंटल्स या टनों में नहीं बेच रहे हैं लोग, जबकि गेहूं चावल बहुत 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल लोग खरीद के ले जाते हैं, टनों में उसका टर्न ओवर होता है। तो आप 1 रुपए या 50 रुपए किलो भी, 50 पैसे किलो या 1 रुपया किलो का भी मार्जिन रखते हो तो आपका पूरा निकल जाता है। इसमें क्या है ना, जो लोग अभी रख रहे हैं अदरवाइज उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करने के बाद आप समझिए कि मैं जनरली मेरा 100-150, समझ लीजिए आप 200-250 किलो, 150-200 किलो महीना में कोई सेल होता होगा मेरा। अब आप मैं इतना मेहनत करूं उसमें पैकेजिंग करूं ये करूं और मुझे मिल रहा है 150 रुपया या 200 रुपया, 300 रुपया, उसके लिए मैं क्यों मेहनत करूंगी ना इतनी। सो बिकॉज इसकी अभी सेल इतनी कम है इसलिए इसका रेट भी ज्यादा है, लोग ज्यादा रेट लगा रहे हैं, वरना उसको सस्टेनेबल नहीं रहता है वो। जी जी। दूसरा जो पहला प्रश्न था वो जो मिक्स वाला था कि हमारा जो हाँ ज्वार के साथ उड़द मिला देते थे, दूसरी चीजें मिला के बिर्रे की रोटी जो कहलाती थी, उसके बारे में क्या कोई स्टडी है? क्या ये हाँ, देखिए एक्चुअली अनाज के साथ दाल तो मिक्स कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो अनाज मिक्स करने का मना कर रहे हैं। जो आप चना मिक्स कर रहे हैं, मूंग मिक्स कर रहे हैं, उड़द मिक्स कर रहे हैं, वो तो सारी दालें हैं, दलहन में आ जाता है, वो कहाँ अनाज है। जैसे मिस्सी रोटी खाते हैं हम, बेसन मिलाते हैं, तो सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल मिक्स किया जा सकता है दाल को। जी बहुत सुंदर। तो मैं भी एक मिनट अशोक भैया, फिर आपका ही सवाल लूंगी। देखिए मेघना जी, हम आपने बताया कि ये जो ये मिलेट्स जो है कि कोदू, कुटकी, मंडुआ, सावा, जंबोरा, और ये बहुत सारे छोटे छोटे मिलेट्स भी है। तो ये हमने हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी आपने कहा है कि कहीं पर भी उगा निकल सकते हैं, मगर हमें पता नहीं है ना, कि हमने तो फिर हमारे महाराष्ट्र में जैसे कि ज्वार और बाजरा, यही दो अनाज जो है मिलेट्स हमने
हमने अभी तक खाने में इस्तेमाल किए हैं। तो तब से फिर बाजरा और ज्वार हो गया, फिर हमने गेहूं ही ज्यादा से ज्यादा हम भोजन में, कभी ज्वार नहीं कम हो गई, कभी ज्वार का उत्पाद कम हुआ तो फिर ज्वार कम कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर बाजरा कम मिला तो फिर बाजरा कम कर देते हैं, ऐसे आहार में तो फिर हम गेहूं की तरफ ही चले, है ना। तो सबसे पहले तो हम ज्वार बाजरा ये बहुत छोटे थे तब से खा रहे थे, तो इसीलिए तो हमारा हेल्थ जो है थोड़ी बेहतर है। मगर देखिए आजकल की जो अच्छे अभी जो नई युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे समस्या उनको आ रही है छोटे बच्चे में। जब जो छोटे जैसे कि बेटियां है उनमें बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं आजकल, और बच्चे भी है उनको कभी चश्मे लग रहे हैं, और उनके कुछ ना कुछ समस्या आ रहे हैं, जो जो अपने आजकल बेटियों में देखेंगे 17-18 साल के हो जाते हैं, फिर भी उनके कुछ ना कुछ महिलाओं की प्रॉब्लम जो है, छोटे बच्चों को ये सब बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं। तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों के लिए आप ये मिलेट्स के व्यंजन या क्या कैसे हम उनको दे सकते हैं, इसके बारे में आप बताइए। जी, रंजना जी, पहली चीज तो ये है कि बच्चे जो मतलब नॉर्मली मैंने देखा है, आई डोंट नो आजकल माताएं ऐसा क्यों बोलती है हमारे बच्चे नूडल्स खाते हैं। मतलब देखिए, इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि पहली चीज एडवर्टाइजिंग। अगर आपका बच्चा इतना ज्यादा टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, उसमें जो बच्चों के चैनल्स पे एडवर्टाइजिंग होता है, उसमें जितने भी फूड्स हैं सारे केमिकल लेडन प्रोसेस्ड फूड्स। और एक सोसाइटी लेवल जो होता है ना, मतलब खाना खा के जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको भूख नहीं लगती है, इन अनाजों को जब हम खाते हैं तो मतलब मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं भले ही रोज मिलेट्स खाती हूँ, मैं सुबह खाती हूँ, शाम को खाती हूँ। सुबह आराम से 9-10 बजे खाया, शाम को 5-6 बजे खाया, आई एम डन। अब अगर मैं सुबह 8-9 बजे तक कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे भूख भी नहीं लगती है। लेकिन अगर किसी दिन मैंने कहीं गई हूँ या मुझे कुछ और खाना पड़ा, मुझे अगर गेहूं या जैसे कहीं शादी वगैरह में गए, पार्टी में गए और हमने वहां गेहूं वगैरह खा लिया, चावल खा लिया, मैं रात को अगर 10 बजे भी खाऊंगी ना, मुझे सुबह 6 बजे कस के भूख लगेगी। तो इन अनाजों की विशेषता है, आप बार बार भूख लगेगी और आप कितना भी खा लोगे। आपने अभी खाया है, किसी ने बोल दिया अरे आप खा लो, आप फिर खा लेंगे। जबकि मैंने देखा है कि मेरा इतना पेट भर जाता है आराम से, मैं पॉजिटिव ग्रेन्स खाती हूँ। कोई मुझे बोले ना कि बीच में कि अरे आप कुछ नाश्ता कर लो, ये तो मेरी तो हालत ये सोच के खराब हो जाती है कि आई जस्ट कांट ईट इट। बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ मैं, कुछ टेस्ट भी करने का दिल नहीं करता है। तो इतना फर्क होता है आपके अनाजों से आपको, कि आप बार बार खाएंगे। बच्चा है, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म उनका हाई होता है। तो अब जैसे मेरे घर में ना, मैं, मेरे हस्बैंड और बड़ा बेटा दिन में 2 बार भोजन करते हैं, और जो छोटा बेटा है हु इज अ टीनेजर, वो 3 बार लगता है उसे। तो बच्चों को ज्यादा बार लगता ही है। और कितनी बार हम बनाएंगे, अगर आप गेहूं चावल दे रहे हैं थोड़ी देर में तो फिर भूख लग जाती, कितनी बार। तो सबके सब तो आजकल जंक खा रहे हैं, फिर वो टेस्ट भी नहीं आ रहा है। आजकल केमिकल वाले इतना भोजन मिल रहा है ना, तो उसमें टेस्ट है। आज माए खुद घर में मेहनत नहीं कर रही है कि कुछ बच्चों को बना कर दें। अरे आप अगर ढंग से घर में बनाकर खाना खिला रहे हैं बच्चे को, वो नहीं मांगेगा बाहर का खाना, उसको तो अपनी माँ के ही हाथ का अच्छा लगेगा। ये आपके घर में जो अच्छी चीज बन रही है। और ये जरूर है कि हाँ, इतना एडवर्टीजमेंट वगैरह देखेंगे तो बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, हमें ये चीज खिला दो वो। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि मार्केट में जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, वैज्ञानिक लोगों ने अपना एक निकाले हुए हैं फॉर्मूलाज, कि आपका जो ब्रेन है किस तरह काम करता है, कितना नमक, कितना शक्कर, कितना उसमें क्या जाना चाहिए, तो आपके ब्रेन को वो चीज उतनी अच्छी बेस्ट लगेगी। फिर आजकल अजीनोमोटो वगैरह भी इस तरह की चीजें डाली जा रही है फूड्स में, जो कि आपके स्वाद को ही विकृत कर देती है। अगर वो किसी खाने, और वो केटरिंग वाले और सब डाल रहे हैं आजकल। तो बेसिकली आप जितना ज्यादा घर में खाना बना खाना खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, मतलब मेरे तो देखिए बच्चे बड़े हो गए, मैंने आई थिंक 15 साल से मैंने टिफिन नहीं दिया है अपने बच्चों को। बड़े बेटे को देती थी जब वो छोटा था, तो 15 साल हो गए हैं, और मैं हमेशा हेल्दी फूड बनाकर उसे देती थी।
और मेरे बच्चों की अभी भी आदत है कि ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं खाते हैं, लेकिन छोटे बेटे की ऐसे आदत डाल रखी थी कि आप बाहर भी जाओ बेटा, क्योंकि देखिए बच्चा बाहर जाएगा, खुशबुएं आ रही, कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो वो घर आके बोल देगा मम्मा मेरे लिए ये बना दो, तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। मैं बोलती हूँ ठीक है, 1-2 दिन में बना दूंगी। तो मेन ये है कि आपको एक तो बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो आप कीजिए, जो पसंद है वो बना के दीजिए। और अगर आप मिलेट से कोई चीज बनाते हैं ना, उसमें सशाइटी बहुत होती है, मतलब पेट बहुत अच्छा भरता है, तो बार बार बच्चा नहीं मांगेगा खाने के लिए और पेट भरा रहेगा। और इनफैक्ट मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मदर्स टिफिन में नूडल्स दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या दे रही हैं, सैंडविच दे रही हैं, बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा। आप 2 सैंडविच खा लो, 4 ब्रेड खा लो, आपका पेट ही नहीं भरेगा। जब तक आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे पेट नहीं भरेगा। बच्चे भी बार बार मांगते हैं और फिर वो जो भी है एडवर्टीजमेंट्स देख देख के बहुत, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द होता है बच्चों के लिए। और मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि हम कैसे बच्चों को एजुकेट करें कि बेटा आप जो खा रहे हो या मार्केट की पैकेट्स में जो चीजें मिल रही हैं उनमें क्या क्या मिलता है, या एक हम हैबिट डालें कि आप यू रीड द इंग्रेडिएंट्स की पैकेट पर क्या लिखा है। तो हम इंदौर में इनफैक्ट एक ग्रुप बनाया है हमने 6 लोगों का, और अब हम एज अ ग्रुप बनाकर अब हम स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि वो तो बेचारे एडवर्टाइजमेंट और टीवी वगैरह देख के थोड़ा, बाकी मदर्स को भी ध्यान रख के बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए। जी जी मेघना जी, मगर हम टिफिन में दे तो फिर क्या दे सकते हैं उनको? जैसे मिलेट्स में तो फिर आज अभी बच्चे 8 बजे स्कूल से जा रहे हैं, फिर 12-1-2 बजे तक आ जाएंगे, तो इस समय के दौरान हम उनको क्या दे सकते हैं? देखिए एक तो क्या है ना कि इट्स अ मिथ कि हम सोचते हैं नाश्ता दें और बच्चा घर आके खाना खाएगा। जो पहला मील है दिन का वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इवन राजीव दीक्षित जी को अगर आपने सुना हो, उन्होंने तो ये कहा है बच्चे को खाना खिला के भेजो। जैसे मेरे छोटे बेटे के स्कूल का बता रही हूँ, बड़ा बेटा का तो बहुत टाइम हो गया, वो भी बड़ा हो गया है। तो वो एक स्कूल में जाता था, तो वहां पर क्या था कि जैसे 30 बच्चे थे एक क्लास में, तो हर दिन कोई एक माँ सारे बच्चों के लिए बनाकर भेजती थी। और स्कूल वालों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप है ना ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, इसी पैरामीटर में होना चाहिए आपका खाना, प्रॉपर खाना और अच्छे से बनाकर दो और प्रॉपर प्लेट्स में परोस के, और बच्चे खाते थे। दूसरा ये कि अगर स्कूल में ही खाना मिलता है तो माओ को बनाकर देने की जरूरत ही नहीं है, तो सब बच्चे एक जैसा खाना खाते हैं और उनके सारे नखरे भी खत्म हो जाते हैं, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। सारे बच्चे जब खाते हैं ना तो सारे बच्चे सब कुछ खाते हैं। तो इसलिए या तो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाए, और मैं काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ है कि जैसे एक परिवार में जब एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो क्या होता है ना, अगर एक बंदा खाना चाह रहा है दूसरा नहीं खाना चाह रहा है, बहुत सारी लफड़े होते हैं घर में। तो अगर ये लार्ज स्केल पर जब इंट्रोड्यूस होता है ना ऑफिसेज में या स्कूल्स में, तो जब सभी को एक जैसा खाना मिल रहा है तो कोई नखरा नहीं होता, और घर में ज्यादा नखरे होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज किचन्स में मिलेट्स का फूड बने। जी 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 बहुत सुंदर मेघना जी। और आगे हमारे आदरणीय अशोक भाई साहब जी, स्वागत है अशोक हेलो जी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये मिलेट से ये जैविक होते हैं कि अजैविक होते हैं? जैसे उदाहरण के लिए जैसे मूंग अच्छी होती है, लेकिन मूंग बहुत से लोग शहरों में मूंग को बहुत स्वाद से खाते होंगे, उनको बहुत मजे आते होंगे, मूंग बड़े वगैरह ये सब बनाते हैं, लेकिन मूंग इतनी जहरीली होती है, उसको जो डालते हैं उसमें इतनी दवाइयां होती है कि हमारे इधर तो जो मूंग पैदा करने वाला किसान वो मूंग खा ही नहीं सकता, खाए तो वो बीमार पड़ जाता है, इतनी पेस्टिसाइड का यूज होता है। अपने घर के लिए हम मतलब जैविक मूंग का यूज करते हैं। तो मेरा प्रश्न जी ये था कि अब हम वो कस्टमर को तो बेचारे को बम्बई वाले को मालूम नहीं कि ये मूंग कैसी, वो तो खूब खाता। ऐसे ही क्या मिलेट्स ये जैविक अजैविक होते हैं, इनमें दवाइयां डलती कि नहीं, ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देने की कृपा जी करें। जी देखिए ये जो 5 पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, अभी ज्वार वगैरह में दूसरे मिलेट्स जो हैं
उनमें तो दूसरी वैरायटीज भी डेवलप हुई हैं और उनमें कई जगह केमिकल्स वगैरह डल रहा है। लेकिन ये जो 5 छोटे अनाज हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, डॉक्टर खादरवल्ली ने री इंट्रोड्यूस किया है, ये वाले जो अनाज है ना, इनमें बिल्कुल भी केमिकल पड़ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई सोचे कि मैं केमिकल डालूं, एक तो इनका कोई जेनेटिकली कोई भी हाइब्रिड वैरायटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अभी बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें मिल रहे हैं। अब इतना सबका ध्यान गया है तो डेफिनेटली इसकी भी 12 बजाने वाले तो बहुत लोग आ जाएंगे। अभी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में इसके बीज पे काम होगा और कुछ ना कुछ, पर हमें स्टिक रहना है कि हम ओरिजिनल वैरायटीज पर स्टिक करें। दूसरा ये है कि अगर कोई सोचे कि मैं केमिकल डाल दूं, तो क्या होता है ना, इसके पत्ते भले ही हरे हरे ज्यादा दिखेंगे, लेकिन इसके भुट्टे तक नहीं पहुंचता है केमिकल। तो ये बिल्कुल टोटली, और जो खैर अभी इसकी खेती हो रही है वो टोटली नेचुरल है, ये पूरा नेचुरल वे में ही उग रहा है हर जगह, ये इसकी विशेषता है। जी जी जी, जी धन्यवाद। जी जी, ठीक है। आदरणीय बने सिंह भाई साहब जी, स्वागत है जी। बने सिंह जी। जी ओम। ओम। परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बहुत दिनों बाद आज जुड़े हैं सदन में, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो खेती का काम चल रहा था उस कारण हमें भी समय नहीं मिल पाया। सिस्टर, आप लोगों जो बता रहे हैं जैसे कि ये मिलेट के जो व्यंजन बनते हैं, इसी प्रकार सोयाबीन के भी बन सकते हैं क्या? देखिए, बन तो सब सकते हैं, और अभी थोड़े टाइम पहले मेरी किसी से बात भी हो रही थी जो काफी एफपीओ से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली मैं उतनी ज्यादा वेल वर्स नहीं हूँ इसमें। डॉक्टर खादरवली बोलते हैं कि सोयाबीन सब दूर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और मैं उनकी शिष्या हूँ, उन्हें फॉलो करती हूँ। पर यहाँ किसान बोल रहे हैं कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया नहीं है, तो उसको खाया जा सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं भी टू माइंड्स में हूँ कि भाई एक्चुअली सही बात क्या है। मैं डॉक्टर खादरवल्ली को ही फॉलो करती हूँ, इसलिए उतना सोयाबीन भी आप देखिए ना, सोया ऑयल में और उसी में ज्यादा यूज हो रहा है। वैसे तो इसकी जैसे दाल यूज होती है वैसे सोया को यूज किया ही जा सकता है, इसका आटा भी बनता है, इसकी बड़ियां वगैरह सब बन ही रही है। और बहुत सी जैसे दालों से चीजें बनती वैसे सोयाबीन से भी बन सकती है। और सोयाबीन से तो देखिए कई प्रोटीन ड्रिंक्स और सभी काफी चीजें बन रही है ना। जैसे कि हम लोग जो पैदा कर रहे हैं अभी वो जैविक सोयाबीन है, हमारे 2017 से केमिकल फ्री है। अभी मेरे पास 3 टन सोयाबीन है जो जैविक है। जी तो मैं सोच रहा हूँ किसी को अगर आवश्यकता लगे तो वो भी अपने पहुंचा दे। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे महिला जो भी व्यंजन बनाती है, अपने घर में भोजन बनाती है, वो भोजन उसकी भावना के ऊपर भी इफेक्ट होता है क्या? बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, उसकी भावना के अनुरूप भोजन बनता है वो? हाँ, देखिए जो ये सारे बहुत सबल चीजें हैं। एक हम है जो फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, एक मेंटल लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे, और ये वाइब्रेशंस तो देखिए भोजन में जाते ही हैं। इसीलिए जो खाना खाता है उसे भी खुश होके खाना चाहिए। अगर वो खुश होके खाएंगे और महिला की भी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा है, महिला भी खुश होके बनाएगी। और हाँ, एक्चुअली थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि बच्चों में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो देखिए, दो चीजें होती है कि जब बच्चा जो है, अगर उसकी मदर का भी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, उससे पहले उनकी मदर का भी नहीं था। अभी जो हम बोल रहे हैं ना कि इतना केमिकल वगैरह जो हम खा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं आप देखिए जुवेनाइल डायबिटीज जो है वो टाइप 2 से ज्यादा खतरनाक है अभी छोटे छोटे बच्चों में। खैर चश्मे वगैरह ये तो सब है ही, वो न्यूट्रिशन की भी कमी है, प्लस थोड़ा जो टीवी और मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं वो भी है। लेकिन कैंसर भी बहुत हो रहा है आजकल, डायबिटीज भी हो रहा है, और मैंने देखा है कोई बच्ची कभी किडनी फेल हो रहा है, काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों को भी। तो हम बोल सकते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं फिर भी हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा भोजन सही नहीं है। तो आज अगर मदर का भोजन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वो बच्चे में असर आया है, तो उसको पैदा होने के इतनी जल्दी बाद प्रॉब्लम शुरू हो गया है। और उसके बाद पैदा होने के बाद भी सही भोजन नहीं खा रहे हैं। तो ये 5 मिलेट्स की ये विशेषता है कि इवन जेनेटिकली प्रॉब्लम के साथ जो बच्चे हैं या बहुत कम एज में भी प्रॉब्लम हुई है,
तो भी ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि पूरी तरह से कोई ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत फायदा हुआ है बच्चों को ये पॉजिटिव ग्रेन्स खा के। और इसका अम्बली जो फर्मेंटेड ग्रेन है, फर्मेंटेड वे में अगर दिया जाए तो इन ग्रेन से बहुत फायदा हुआ है बच्चों को। जी 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 जी, धन्यवाद बनी सिंह भाई साहब। और आगे हमारे ओमकारनाथ भाई साहब जी, झारखंड से है, स्वागत है। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते मैं ओंकारनाथ पलामू झारखंड से हूँ और जी। मैं एपीसी चला रहा हूँ। मेरे यहाँ वो काफ़ी मात्रा में मिलेट्स उगाए जाते थे पहले, लेकिन जैसे ही पानी उनी की जब व्यवस्था हुआ, बिजली आपकी आवाज नहीं आ रही है। का आगमन हुआ तो फिर लोग जी धान और गेहूं पर आ गए। तो इस हाँ सारे फसल जो मिलेट, सब 70% खेतों पर मिलेट्स होता था। लेकिन हाँ। फिर इस वक्त हम लोग इस वर्ष शुरुआत की है, मड़ुआ की खेती की शुरुआत की है। तो हमको बताया कि मड़ुआ का प्रोसेसिंग कैसे करें और उसका क्या क्या प्रोडक्ट बनता है और वो क्या देखिए मंडुआ बहुत इजी है, उसको कुछ अलग से प्रोसेस करने की जरूरत उसमें नहीं है। इस छोटे स्तर पर क्या अभी शुरुआत कर सकते हैं? हाँ तो हाँ, मंडुआ को आप छोटे स्तर पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मशीन की भी जरूरत नहीं है। क्या उसका आप आटा आटा रूप में ट्रेडिशनली यूज जिस करते तरह हैं कि करते और हैं। कुछ रूप इसका और किस तरह से? देखिए ऐसे प्रोसेसिंग का मेरे यहाँ मेन मड़ुआ जो, मड़ुआ जो कि काफी चलता है जो। हाँ मंडुआ आप आराम से उगाइए, उसमें आपको प्रोसेसिंग की मशीन की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजीली आप हाथ से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसका फिर आगे क्या, उसका आटा के रूप में यूज होगा, उसका चावल के रूप, किस रूप में उसको फिर आगे उसका यूज जी करते जी हैं जी? जी। तो जो रागी है ना, वो पूरे ग्रेन के रूप में यूज नहीं होता है। ज्यादातर रागी जो है वो या तो आटे के रूप में यूज होता है, ज्यादातर आटे के ही रूप में यूज होता है, या फिर इसको लाइक जो पूरा रागी है उसे भिगो दिया, उसके बाद उसे पीस कर डोसा इडली ये सब चीजें भी बनती है, नहीं तो छान कर मॉल्ट वगैरह भी बनता है। तो इसी तरह दो तरह से ये यूज हो रहा है, या तो आटे के फॉर्म में हो रहा है और या फिर ये अपना जैसे मॉल्ट्स वगैरह बना के। इनफैक्ट मार्केट में भी कई चीजें आ रही है आजकल, और स्प्राउट होके भी रागी यूज किया जा सकता है। जी 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 दीदी, जी धन्यवाद। जी जी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब जी, मध्य प्रदेश से। जी ओम, सदन को और नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये जो पेज में आपने जो फर्मेंटेशन की बात की, जरा इसको समझाइए, ये जी फर्मेंटेशन कैसा? जी ओम। हाँ जी जी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता है, एक पानी और एक आपका अनाज। तो अनाज को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, भले ही वो आटा हो, रवा हो या अनाज हो। पर अगर आप बाजरे ज्वार वगैरह का कर रहे हैं तो फिर उसका आपको दलिया या आटे से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये जो जी डॉक्टर खादरवल्ली ने प्रमोट किए हैं ये अनाज ले रहे हैं, तो इसका आप जी ग्रेन भी यूज कर सकते हैं। आप भले इसका ग्रेन रवा आटा कुछ भी है, उसको बहुत जी सारे पानी में पकाना है, मतलब दलिया से भी पतला होना चाहिए ये। जी कम से कम 8 गुना पानी में इसे पकाइए, 8 से 10 गुना पानी में। और ज्यादा पानी जी हो तो आप और ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन बहुत जी सारे पानी में इसे अच्छे से पकाना है। और जब ये पक जाए तो इसे फिर मिट्टी के मटके में एक रख दीजिए, कपड़ा ढक के। जी दैट्स इट। इसको करीबन 6 से 8 घंटे लगते हैं फर्मेंट होने में। आप जी ओवरनाइट रख दीजिए या फिर 6 से जी 8 घंटे रख दीजिए, तो ये फर्मेंट हो जाता है। अब इसमें कोई जी खुशबू नहीं होती है, जैसे डोसा इडली में खुशबू होती है ना, एक खट्टी खट्टी, वैसे इसमें हाँ कोई खुशबू नहीं होती है। इसका ना, हाँ इसमें ना नमक है ना शक्कर है, कुछ भी नहीं है। तो आप इसको जी मीठा भी बना के खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। दही के साथ, अचार के साथ, सब्जियों के साथ, दाल के साथ, किसी भी चीज के साथ खाया जाता है। पर इसको गर्म नहीं करते हैं, इसे ठंडा जी ही खाते हैं। जी जी इसमें ये बहुत ही सिंपल है, पर बस हमें नमक भी नहीं डालना है इसमें पकाते टाइम, कुछ भी नहीं है। हाँ, खाते टाइम आप डाल सकते हैं। जी जी
धन्यवाद मेरा जी भाई साहब। और हमारे समय हो रहा है, फिर भी मैं हमारे साथ जुड़े हमारे आदरणीय विनोद भट्ट सर से सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट के बारे में 2 शब्द कहने के लिए। जी, आदरणीय विनोद भट्ट जी सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत विस्तार में बात किया। इंदौर से हैं आप, तो जैविक सेतु से शायद परिचित होंगी आप। तो वो जैविक जी सेतु हाँ, काफी सालों से जैविक सेतु जा रही हूँ, जी जी जी। बहुत अच्छा लगता है। तो जैविक सेतु को हम पहले सप्लाई करते थे, मैं जब नवदानिया में था तो हम लोग जैविक सेतु को सप्लाई करते थे। वहाँ पे काफी कार्यक्रम में आना जाना इंदौर होता था। तो इंदौर तो वैसे भी खाने के लिए मशहूर है। इंदौर चाहे आप रात 2 बजे जाएं, 4 बजे जाएं, आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा सराफा बाजार में। तो मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे काफी ग्रुप्स हैं जो मिलेट्स पैदा कर रहे हैं। अगर आपको अगर मिलेट्स की अगर आवश्यकता हो तो उसकी आपूर्ति कुछ महिला ग्रुप्स हैं, कुछ किसान ग्रुप हैं, तो वो लोग करते हैं इसको। तो अगर आपको किसी भी तरह का अगर आपूर्ति चाहिए तो इसके बारे में मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। जी, इनफैक्ट अगर आप चाहें तो मैं तो काफी दूर हूँ मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है यूपी में, बिहार में या पंजाब वगैरह, दिल्ली में, उस साइड भी बहुत, इनफैक्ट उत्तराखंड में भी एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जो उगा रहा है उसको कंज्यूमर तक एक्सेस नहीं है, और जो कंज्यूमर है उसे पता नहीं हम कहाँ से लें। तो वो एक लैक्यूना है बीच में, क्योंकि वहां जो लोग ले रहे हैं ना वो भी साउथ से ही खरीद के खा रहे हैं। और थोड़ा सा आपने जो मुझे उत्तराखंड का बोला, तो थोड़ा आपकी मशीन्स वगैरह कैसी हैं, क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैंने उत्तराखंड से मंगवाया था ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कंकड़ था, मतलब जिसने मुझसे लिए सबने शिकायत की। और मैंने मतलब वो सारा मुझे आटा पिसवा के यूज करना पड़ा, वरना वैसे उसे हम खा नहीं पा रहे थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो मार्केट में भी अगर आप कोई चीज ला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें लाइक कंकड़ पत्थर वो सब ना हो, मशीन अच्छी हो, कचरा ना हो, तो फिर इजीली एक्सेप्टेबल रहता है ये। वरना मैंने देखा है कि थोड़ा जरूरत तो है कि अच्छा प्रोसेसिंग ठीक से हो इसका। जी, मैं आपसे परिचय करवा लूंगा उनका, अगर बैठेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी, जी इनफैक्ट उत्तराखंड से अभी किसी ने मुझे चावल के भी सैंपल्स भेजे थे, नवारा राइस है, गोविंद भोग वगैरह है। बोले कि दीदी हम ये उगा रहे हैं लेकिन लोग खा नहीं रहे, बोलते अच्छे नहीं बनते हैं। तो अब मैंने उनको बताया कि क्योंकि मिलेट्स भी मुझे थोड़ा आइडिया है कि ब्राउन राइस भी किस तरह भिगोते हैं मिलेट्स की ही तरह, और पकाते भी मिलेट्स की ही तरह है। तो मैंने जब उसे पकाया स्टीमिंग मेथड से तो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया और बहुत अच्छा बना है, बहुत कम पानी में। तो मैं आज वीडियो बनाकर उनको भेजने वाली हूँ, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि वो भी इस तरह बनाएं और सब गांव वालों को सिखाएं कि कैसे इसे खाना है बनाकर, तो ताकि बहुत अच्छे से बन सके। तो मिलेट्स के साथ साथ कोशिश यही करते हैं कि जितने भी इंडिजीनियस चीजें हैं उस पर मतलब ना अच्छे से प्रॉपरली वो यूज हो सके। जी, उसको भिगोना बहुत जरूरी है, बिना भिगोए। हाँ, भिगोना प्लस, लेकिन उसको नॉर्मली पकाया ना तो 4-5 गुना पानी में भी वो ढंग से नहीं पका। जबकि हमने जब उसे स्टीम किया तो ओनली 1 कप पानी में भी, मतलब इक्वल अमाउंट्स, 1 कप चावल है तो 1 कप पानी, इस तरह से बहुत अच्छा बन गया स्टीमिंग मेथड में वो। लाइक पकाने की बजाय हमने उसे स्टीम पर पकाया, ऐसा बहुत सॉफ्ट और अच्छा बन गया, और खिल भी पूरा अच्छे से गया। जी धन्यवाद। हाँ जी, बहुत सुंदर भट्ट सर। और आगे समय हो रहा है, हमारे सदन में कोई किसी का सवाल नहीं है। जी, रामकृष्ण रघुवंशी भैया ने हैंड राइज किया है। जी जी रघुवंशी भैया, स्वागत है।
जी, सदन को प्रणाम। ओम, मैं थोड़ा-सा रात को भोपाल से आने में लेट हो गया था, तो लेट जुड़ा सदन में। तो जो बहन जी ने अभी बताया कि अभी जो 5 मिलेट्स है, जो अभी केमिकल फ्री है या उनकी जी जेनेटिक है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो वो 5 के नाम ज़रा थोड़ा-सा आप बता दीजिए। जी, जी। ये है कोडो जी, मिलेट या कोदरी, जी, लिटिल मिलेट या कुटकी, सामा, जी, जी, फॉक्सटेल मिलेट, जी, कंगनी, जी, ब्राउन टॉप मिलेट, हरी कंगनी जी, और बार्नयार्ड मिलेट, झंगोरा। जी, जी। जी, धन्यवाद। वो इनको मैं इसलिए नोट कर रहा था कि आगे अभी जो भी व्यंजन या घर में जिनको डाइट में ऐड करना है, देर आए दुरुस्त आए, तो अभी बाद में भी ऐड करते हैं, तो अभी वो इसीलिए मैं उनका नाम जानना चाहता था। सही है। जी, जी। जी, बहन जी, धन्यवाद। जी जी जी। धन्यवाद रघुवंशी भैया। और आगे जी कल्पना जी ने हैंड रेस किया है जी, स्वागत है। ओम सदन को कोटि से प्रणाम और दीदी जी को भी नमस्कार। दीदी से मैं ये नमस्ते। जानना चाहूँगी कि जो आपने अभी मिलेट्स के ऊपर बात बता रहे थे आप, तो हो सकता है कि मैं शायद नहीं सुन पाई होंगी पूरी बात। तो वो अभी सीज़न ठंडी का सीज़न आ रहा है, तो मिलेट्स में भी ऐसे कुछ अनाज होते हैं क्या कि जो सीज़नेबल होते हैं, तो हमको ठंडी में कौन से मिलेट्स खाना चाहिए? और दूसरी चीज़ हाँ, दीदी, हुँ। इंदौर में कहाँ पे मिल सकते हैं? आपका मतलब मिलेट्स आप कहाँ पे कोई संस्था है या फिर आपका जगह है? तो क्योंकि मेरी बिटिया है वहाँ पे अभी इंदौर में, तो वो लेके आ सकती है इसीलिए। जी, और वो मिलेट मैं तो घर से ही करती हूँ और अपने घर से ही देती हूँ, तो जिसे भी लेना है वो यहाँ से ले सकता है। बाकी कई दुकानें रख रही हैं इसे, जैसे हमारे घर के पास जो दुकान है वहाँ भी है। ऐसे जो भी आजकल नॉर्मली बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर मिल जाते हैं। पर यही है कि वो ब्रांडेड थोड़े से महँगे होते हैं। और आपने ये पूछा था कि ये किस सीज़न में खाए जा सकते हैं, तो एक्चुअली इन्हें आप सारे सीज़न में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडा या गरम का ऐसा कुछ नहीं ना कि ठंडी में कोई ये नहीं, गरम होते हैं, गरम में ठंडे, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, आप खा सकते हैं इन्हें हर सीज़न में। जी दीदी, धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन जी। और आगे हमारे एक प्रणाली बहन जी। जी जी प्रणाली बहन जी, अपनी बात रखिए, फिर बाद में हम विराम देंगे। प्रणाम दीदी। आज का नमस्ते। मार्गदर्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिला, बहुत सर्वांग था। मेरा एक निवेदन था कि कोलू कुटकी मंडवा ये जो आपने धान बताई, वो उसके फोटो ग्रुप पर शेयर हो जाए तो हम सभी को वो धान अच्छे में समझ में आएंगे। और मेरा एक ऐसा कहना था कि हमारे यहाँ रागी होती है, वहाँ इसे नाचनी बोलते हैं, ये बराबर है ना? नाचनी जी, जी। लाल रंग की है। तर वो हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि जब हीट ज़्यादा होती है, वो ठंडी है, नाचनी ऐसा बोलते हैं, तो गर्मी के दिन उसके अम्बिल आदि बनाते हैं, या जो उसके पदार्थ बनाते हैं वो गर्मी के दिन, ऐसा बोला जाता है, पहले से पूर्वम्पार चालू है। लेकिन आप ये भी बोली कि सब सीजन में आप खा अ, सकते हैं अभी। नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो जैसे बाजरा है वो थोड़ा ठंड में खाया जाता है, और रागी भी कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ठंड में ही खाते हैं। तो एक्चुअली अगर आप इसका रीजन देखें, मतलब मैं अपनी बुद्धि से आपको जवाब दे रही हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर खादरवल्ली ने 5 अनाज दिए उसका तो पूरा रिसर्च करके वो पूरा आपको बता रहे हैं कि आप क्या खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, पूरा साइंटिफिकली हर चीज बता रहे हैं। लेकिन बाकी के जो अनाज है ना, उसमें इतना एक्सटेंसिव स्टडी या इतना बताया नहीं है किसी ने। स्पेशली रागी के लिए मैंने देखा है कि बहुत कंफ्यूजन है कि कोई तो बोलता है कि रागी, जैसे आपने बोला कि गर्मी में खाते हैं, कोई बोलता है सर्दी में खाते हैं, रागी गर्म होता है।
तो मैं आपको मेरा जो सोचना है वो बता रही हूँ। मुझे लगता है रागी आप हर सीजन में खा सकते हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ों में भी रागी होती है और वहां ठंड में खाई जाती है, साउथ में होती है रागी और वहां गर्मी में खाई जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रीजन वाइज देखें ना, तो हर सीजन में लोग इसे खा रहे हैं। और एक मेरा ये कहना था, रागी से हमारे यहाँ जो पोषण आहार दिन मनाया गया, उस दिन हमारे यहाँ महिलाओं ने इस रागी के बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। मैं तो अचरज में ही पड़ गई। ग्राम में रहने वाले महिलाओं ने इतने सुंदर जी। व्यंजन बनाए थे। हम्म। उसके आदि बहुत बहुत सुंदर बनाए थे। सेवियां जी। बनाई थी, मोदक बनाए थे, और हम्म। मिठाई बनाई थी। मैं तो हाँ। और इतनी स्टडी की उन्होंने, ग्रामीण महिलाओं ने। उनको मैंने बताया था कि उसमें से क्या मिलता है हमें, कौन कौन से फायदे हैं। ये भी हम्म। जरा इसका ये होना चाहिए। मैं स्कूल में हूँ, हाँ। हेडमिस्ट्रेस। तो हम्म। महिलाओं को पहले बोला था मैंने, तो उन्होंने बहुत सुंदर ये किया था। तो मेरा एक प्रश्न ही था कि ये जो आपने बहुत अलग अलग प्रकार के धान बताए, तो उसमें से कुछ कुछ जो प्रोटीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, उसका भी थोड़ा सा जानकारी अलग कभी और दिन मिलेगी, या थोड़ा सा लिखित रूप में आपके पास हो तो शेयर हो जाए, तो उसका प्रसार लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, देखिए इनकी पूरी जानकारी के लिए ना डॉक्टर खादरवल्ली की बुक्स हैं, और वो मैं मतलब रंजना जी को दे दूंगी वेबसाइट का नाम। वहां से बिल्कुल फ्री में वो सारी बुक्स हैं, और ये सारी जानकारी इन अनाजों के बारे में वहां पर आपको, उनकी किताबें आप पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं। ओम ओम, धन्यवाद बहन जी। ओम ओम। जी धन्यवाद प्रणाली जी। और जो भी मिलेट्स के बारे में है, जितनी जानकारी, और अगर उनके पास लिखित में होगी तो मेघना जी मुझे दे देंगी। मैं फिर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और मिलेट्स के बारे में भी आपके पास कुछ फोटोज होंगे उनके, तो वो भी चार्ट। एक्चुअली आप गूगल करेंगे ना, तो पिक्चर्स वगैरह सब आ जाएंगे वहां पे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गूगल में भी आ सकता है, ये भी बहुत हाँ। जी जी। हम उससे परिचित हो जाएंगे कि कौन से मिलेट्स को क्या कहते हैं, ये सब हमें वैसे जानकारी मिल सकती है। और बहुत सुंदर मेघना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत सुंदर चर्चा हुई है, बहुत विस्तृत से आपने हमें आज जानकारी दी है। सदन बहुत खुश है। और जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सबका इतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सालों से लगे हैं। मैं भी कम से कम 4.5 साल हो गए मुझे भी इस फील्ड में। तो हम लोग बहुत लगे हुए हैं कि बस लोग इन्हें खाएं। तो इतनी इंटरेस्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है सबका। जी जी मेघना जी, क्योंकि कल से हमने संकल्प लिया ही है कि कल हम मिलेट्स, ज्वार बाजरा खा रहे हैं, मगर उसके साथ और भी बहुत सारे मिलेट्स है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने भोजन में। बिल्कुल। संकल्प के साथ हम आगे चलेंगे, तभी हमारा योगाहार कार्यक्रम सक्सेस हो जाएगा। हम सभी सही सही दिशा बात है। में जाएंगे। तो रंजना रंजना दीदी, ओम रंजना दीदी, उसको जी विनोद भैया जी ने, भट्ट जी ने अलग सा नाम कौन सा दिया था, वो प्रसारित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने मिलेट के बजाय और अच्छा नाम उसको प्रसारित करने को श्री बोला था। अन्न बोला था क्या उन्होंने? श्री अन्न। नहीं, श्री हाँ, अन्न श्री। बोला है, नवधान्य भी बोला हाँ है, जी। और एक हमारे नाम बोला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे ही मिलेट्स को नाम दिया है श्री अन्न, मतलब ज्वार बाजरा मक्का सब उसमें आ जाते हैं। और डॉक्टर खादरवल्ली ने नाम दिया है श्री धान्य, जो 5 मिलेट्स उन्होंने बताए उसको। जी जी। और भी उन्होंने नाम दिया था सुपर फ्रूट्स, एक नाम और दिया है, और नवधान्य भी दिया है, श्रीधन भी दिया है, और फिर मिलेट्स भी बोलते हैं, और फिर तो बहुत सारे नाम हो रहे हैं मिलेट्स के। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे हम आदरणीय मीरा जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करते हैं, सबका आभार के लिए, क्योंकि आभार के बिना हमारा कार्यक्रम सक्सेस नहीं होता। तब से हम 5:30 से जुड़े हैं, 8:42 हो रहे हैं। जी आदरणीय मीरा जी भाई साहब।
जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो मिलेट्स पर जानकारी दी वो भी बहुत सुंदर रही। आज